नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं भटनेर आईएएस के ऊपर। हम लोग सी सेट का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको कल ये बताया था कि टोटल इसका एक पार्ट आ चुका है। उसमें मैंने आपको टोटल 40 क्वेश्चन करवाए थे। 40 क्वेश्चन मतलब पेपर के 40 क्वेश्चन तक अपने पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन शायद कम ही होंगे, 20-22 क्वेश्चन हुए होंगे, बट 40 तक मैं दिखा देता हूँ आपको। लास्ट क्वेश्चन अपना यहाँ ये था, ठीक है, ये पेज अपना था 39th क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन जो था ये अपना रीजनिंग का है, जिसको अपने एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके आगे की बातें अपने को आज करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये पार्ट 2 है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बच्चों को यही कन्फ्यूज़न रहता है कि सर पार्ट नंबर कौन सा है। ये पार्ट 2 है। एक वीडियो पहले आ चुकी है, 1 घंटा 15 या 20 मिनट की होगी वो। चलिए देखिएगा, सारे के सारे, एक बात और, सारे के सारे डिटेल सॉल्यूशन हैं। तो इसमें ये नहीं है कि एक बार के लिए जो भी था सॉल्व करवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे के सारे डिटेल क्वेश्चन अपने सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। चलिए, 260 प्रश्नों की एक पुस्तक है, उसको संख्याकित करने के लिए 5 कितनी बार चाहिएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग 260 पेजेस बुक। समझिएगा, यहाँ पर आप सबसे पहले चैप्टर उठाइए, मेरा पढ़ाया हुआ नंबर ऑफ डिजिट के बारे में मैंने कुछ बताया होगा आपको। 2 या 3 वीडियो होंगी मेरी, और मैंने आपको डिजिट के बारे में बताया होगा। वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप 0 से लेकर और 99 तक करते हो, या इसी तरीके से आप क्या करते हो, 100 से लेकर 199 तक करते हो, मतलब एक पूरी सीरीज 0 से लेकर 99 तक, 100 से लेकर 199 तक, यार इस तरीके की जो पूरी सीरीज होती है, उसके अंदर जो होता है कोई भी डिजिट वो कितनी बार यूज़ होता है, कोई भी डिजिट कितनी बार यूज़ होता है, वो 20 टाइम्स यूज़ होता है। 20 टाइम्स कहाँ यूज़ होता है, जैसे यहाँ 5 की बात कर रहा है, तो 5 कहाँ यूज़ होगा, इस 0 वाली लाइन में 5 आएगा, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, फिर 21, 22, 23, 24, इस तरीके से 25 आएगा, ठीक है, 35 आएगा, 45 आएगा, 55, 65, 75, 85, इस तरीके से आगे वो चलता रहेगा। और इसके अलावा और 5 कहाँ आएगा, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ये जो 5 है ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये जो 5 है ये यूनिट प्लेस पे इस्तेमाल हो रहा है। तो 10 बार इस तरीके से इस्तेमाल होता है और 10 बार ऐसे इस्तेमाल होता है। कैसे, 10 बार हॉरिजॉन्टली और 10 बार वर्टिकली। कैसे, ये वाला 50, 51, 52, 53, 54, 55 और ये 59 तक। तो 10 बार ये वाला, ये टेंस प्लेस के ऊपर, ठीक है। तो ये 10 बार यूनिट प्लेस पे यूज होता है और 10 बार टेंस प्लेस पे यूज होता है। तो कोई भी डिजिट कितनी टाइम्स आता है, 20 टाइम्स आता है। कोई भी डिजिट कितने टाइम्स आता है, 20 टाइम्स आता है। 10 बार किस पे, 10 बार यूनिट प्लेस के ऊपर और 10 बार अपना टेंस प्लेस के ऊपर। 10 बार इकाई के स्थान पर और 10 बार दहाई के स्थान पर कोई डिजिट आती है। कोई भी डिजिट ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये बात को समझने की कोशिश करना कि अगर 100 से लेकर 199 तक करूँ तो क्या सेम रहेगी, नहीं, वहाँ कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी, देखो, बाकी सब सेम रहेगा, बट यहाँ पर ये जो है ना एक डिजिट बढ़ जाता है। ये 100, 101, 102, 103, 104, ऐसे ये 100 वाली लाइन बढ़ जाएगी। 111, 112, 113, तो ये शुरू वाला, बाकी तो काउंटिंग सेम ही है, 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 99 तक, पर वो 101 हो गया। अब ये बढ़ गया 101, 102, 103, 104, 105, 106, इस तरीके से। तो ये 1 बढ़ गया, लेकिन ये कौन से प्लेस पे आया, ये 100th प्लेस पे आया। कौन से प्लेस पे आया, ये आपका 100th प्लेस पे आया है, 100th प्लेस पे, ठीक है। तो 100 प्लेस पे कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स क्या आएगा, 1 आएगा। बाकी सारे डिजिट सेम रहेंगे, 20 टाइम 20 टाइम 20 टाइम, लेकिन एक जो है, क्योंकि वो 100 वाला जो डिजिट है वो अपने काउंट नहीं किया, यूनिट काउंट कर लिया, 10 काउंट कर लिया, लेकिन ये अपने सैकड़े वाला अंक काउंट नहीं किया उन्होंने, तो ये एक आएगा 100 बार। इसी तरीके से अगर 200 वाली लाइन होगी, 200 से लेकर 299 तक, उसमें 200 टाइम्स आएगा। बाकी सारे डिजिट 20 टाइम्स आएंगे, बट 2 जो है वो 100 टाइम्स और आएगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर सीधा सा फंडा है मेरा, क्या कि 5 कितने बार आया, तो एक तो 0 से लेकर 99 तक कितनी बार आया होगा, 20 टाइम्स। एक आपका 100 से लेकर 199 कितना आया होगा, 20 टाइम्स। उसके बाद में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, 200 से लेकर 299 नहीं जाना, क्योंकि वो 260 पे खत्म हो गया। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप देखो कि कहाँ पे आएगा।
205, 215, 225, 235, 245, 255, इतनी बार आएगा। तो ये कितनी बार आया बच्चे, ये कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 और 6 बार ये आ गया। और 5 कहाँ पे आएगा, मैंने क्या कहा, टेंस प्लेस पे देख लो। तो 250, 251, 252, 253, 254, इस तरीके से 256, 257, 258, 259। तो 10 बार ये आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ये 10 बार आ जाएगा, ये वाला 10 बार ये टेंस प्लेस पे आ जाएगा। तो 10 बार ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये 20, 20, 40, 40 और 50 और 6, 56। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 56। बहुत से लोग इसको नहीं कर पाते, क्यों, वो काउंट करना शुरू करते हैं, उनको ये कंसेप्ट नहीं पता कि कोई भी डिजिट को ढूंढना कहाँ पे है। वो ढूंढते नहीं है, वो शुरू से ढूंढते हैं 0 1 2 3 4 5। नहीं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। 5 कहाँ मिलेगा आपको, इस लाइन में मिलेगा, 5 15 25 35, और इस लाइन में 50 51 52 53 54 55 56 57, ऐसे। बाकी कहीं 5 मिलेगा नहीं, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एक सीरीज दे रखी है और आपको ये पूछा गया है कि इस सीरीज का सम कितना है। सीरीज का कंसेप्ट क्या है, देखो, है ना। पहली बात तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि इस सीरीज का कंसेप्ट क्या है, उसके बाद में फिर अपना काम हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट मतलब, सॉरी कंसेप्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या है, देखो 1 आया, फिर 1 आया, उसके बाद में 2 1 आया, उसके बाद में 3 2 1 आया, उसके बाद में फिर 4 3 2 1 आया, उसके बाद में 5 4 3 2 1 आया। तो अगला क्या आएगा, 6 5 4 3 2 1। अगला क्या आएगा, 7 6 5 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से, मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस तरीके से आएगा। 1 आया, ये शुरू में उसने ऐसे दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, शुरू में उसने दे दिया, कोई इशू नहीं है। उसके बाद 2 के बाद 1, फिर 3 2 1, मतलब एक डिजिट बढ़ाता गया। यहाँ पर 2 1 दिया, फिर 3 2 1 दिया, फिर 4 3 2 1 दिया, फिर 5 4 3 2 1 दिया, ऐसे बढ़ता रहेगा। वो कहाँ तक जाना है अपने को, 28। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यहाँ तक जाना था, ये लेना नहीं था। टोटल अपने को कितने लेने हैं, टोटल अपने को 28 जो लेने हैं ना, क्या लेना है, टोटल अपने को 28 आइटम्स लेने हैं। ठीक है, तो काउंट कर लीजिए कितना होता है टोटल। ये 1 और 1 2 2 4 5 3 8 2 10 11 11 4 15 3 18 और 3 21 21 5 26 4 30 3 33 और 3 36 36 6 42 47 51 54 56 57 64 70 75 79 82 और 84। फिर भी एक बार और काउंट कर लीजिएगा, मेरे से गलती हो सकती है, काउंट करने में गलती हो सकती है। अब देखिएगा, ये सबसे देसी तरीका है काउंट करने का, इसमें कुछ ज़्यादा आपको वो ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की कि हाँ पता नहीं क्या ही है। ठीक है, अब मैं अगर कोई और एग्ज़ाम होता या कोई और होता तो मैं उसको अलग तरीके से समझाता। ठीक है, मैं उस कोई और होता तो उसको मैं अलग तरीके से समझाता। क्या, यहाँ पर 2 और 1 को ऐड कीजिए, 3 आएगा। यहाँ पर 3 2 1 को ऐड कीजिए, 6 आएगा। यहाँ पर 4 3 2 1 को ऐड कीजिए, कितना आएगा, 10। देन 5 ऐड कर दीजिए, 15। देन 6 ऐड कर दीजिए, 21। देन 7 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 28 -1 27। -1 किस लिए, -1 इसलिए क्योंकि वो एक जो था ना वो गायब हो गया, यहाँ से वो गायब हो गया ना, एक था नहीं यहाँ पे, तो वो अलग तरीके से काउंट करता फिर मैं उस केस में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 1 1 2 5 6 11 21 36 36 और 21 57 57 और 27 84 84 अब तो कन्फर्म 84 ही आएगा। किसी भी तरीके से काउंट कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू हैव सफिशिएंट टाइम, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है इसको इस तरीके से ऐड करने के लिए। ठीक है, आपको कोई नए नए तरीके सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक आदमी ने 3330 रुपये में 3 आइटम खरीदी, P Q और R 3330 के अंदर। चलो कोई बात नहीं, खरीदी होगी। उसके बाद लेकिन कंडीशन क्या है, देखो P Q और R। P की कीमत R से 25% ज़्यादा है, P कॉस्ट 25% मोर देन R।
इट मीन्स अगर ये 125% है तो ये 100% है. what would be the ratio? 5:4. then क्या कह रहा है? एंड आर कोस्ट 20% मोर देन क्यू. आर क्यू से 20% ज़्यादा है. आर क्यू से 20% ज़्यादा है, तो इनका रेशियो क्या आ गया? 5:6. तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी. क्या आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पी रेशियो आर कितना आया और क्यू रेशियो आर कितना आया. पी रेशियो आर कितना आ गया बताओ? 5:4. और क्यू रेशियो आर कितना आ गया? 5:6. अब आपको यहाँ पर एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर बराबर होने चाहिए. ये वाले दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए भाई? ये ऊपरी बाद वाला आर है, नीचे बाद वाला आर है. जब आर बराबर होने चाहिए ना, दोनों जब आर हैं तो आर की वैल्यू सेम क्यों नहीं है? सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 3 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा बच्चे? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. ये हो गया अपना पी क्यू और आर. पी के नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ? 15. आर के नीचे मैं लिख सकता हूँ 12 और क्यू के नीचे मैं लिख सकता हूँ 10. 15, 10 और 12, 15, 10 और 12. इस रेशियो में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं. क्या था? 3330 रुपये थे. इसको बांट दीजिए, कोई इशू नहीं. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये. तो 3330 रुपये में तीनों वस्तुएं हैं. 3330 क्या कॉस्ट है? तीनों की कॉस्ट है, कंबाइंड कॉस्ट. तो कंबाइंड रेशियो कितना हो गया बच्चे? कंबाइंड रेशियो कितना हो गया? 15, 10, 25 और 12, 37. 37 रेशियो की वैल्यू 3330 है. तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 रुपीज़. 90 रुपीज़ हो जाएगी ना? 90 रुपीज़ हो जाएगी. एक रेशियो की वैल्यू 90 रुपीज़. अब किसकी पूछ रहा है? पी की पूछ रहा है. तो 15 निमा 135, 15 9 जा 135. द वैल्यू वुड बी 1350. रेशियो दे रखा था, मतलब रेशियो निकाल लिया और उस रेशियो से आपने आगे उसकी कॉस्ट निकाल ली. ठीक है. एक 2 डिजिट का नंबर है. इफ द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी इज द 3 डिजिट नंबर 1CE. देखिएगा इस तरीके से, ए बी एक नंबर था, सी डी एक नंबर है, और जो आंसर आया वो निकल कर आया 1CE. ये निकल कर आ गया, ऐसा कहना चाहता है. ठीक है. जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 23 59 और मैंने इस तरीके से इनको ऐड कर दिया. 9 और 3 12, 1 5 2 7 और 1, इस तरीके से ऐड कर दिया. तो ऐड ही करना है और कुछ नहीं है. ठीक है. वो कह रहा है कि ABCDE सारे अलग अलग डिजिट हैं. ये ध्यान रखना, सारे अलग अलग डिजिट हैं, कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है. ठीक है. तो ए की वैल्यू क्या है? अब आप में बहुत से लोग ये दिमाग लगाएंगे ए की वैल्यू क्या होगी. ए की वैल्यू क्या होगी भाई बताओ? ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू निकाल सकते हो. ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ. हालांकि इसका बेसिक कंसेप्ट भी हो सकता है, बट आप ना थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी. क्या? देखो, ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूं या मुझे पता है या आप कर नहीं सकते. आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था. वो कह रहा है कि ये डिजिट और ये डिजिट बराबर है. ये कैसे पॉसिबल है? ऐड करने के बाद में ये डिजिट कब बराबर हो सकती है? आप खुद बताओ. आप खुद बताओ कि डिजिट कब बराबर हो सकती है. ये डिजिट सिर्फ एक ही केस में बराबर हो सकती है. कौन से केस में बराबर हो सकती है? वो सिर्फ एक केस में बराबर हो सकती है कि जब यहां ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 90 के ऊपर ऐड हो. सर ये क्या बोल दिया आपने? ये क्या बोल दिया आपने? देखो समझो मेरी बात को. ए और बी एक वैल्यू है. ए और बी से नहीं समझ पाओगे, मैं आपको वैसे समझाता हूं. मान लो ए और बी 99 है. मान लो, चलो 98 मान लो. आप कहोगे कि सर 2 डिजिट सेम है ही नहीं. 98 है. ठीक है. अब मैंने यहां पर 2 और 3 ऐड या 2 और 3 ऐड कर दिया. क्या कर दिया मैंने? 2 और 3 ऐड कर दिया. जब 2 और 3 ऐड कर दिया मैंने, तो क्या होगा? 8 और 3 11, हासिल आई 1, कैरी आ गई. 9 और 2 11 और 1 12. इस तरीके से समझ रहे हो आप इस बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ये जब 90 के ऊपर ऐड करोगे ना, तभी ये चीज पॉसिबल है. आप पॉसिबल ही नहीं है. ये पॉसिबल ही नहीं है. आप खुद बताओ मुझे,
अगर मैं 90 भी ले लूं, मैं अगर क्या ले लूं, मैं अगर 90 भी ले लूं ना, तो भी मैं अगर उसमें कुछ भी ऐड करूंगा और मैं नीचे बड़े से बड़ा नंबर लूं, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, तो भी क्या होगा, तो भी क्या होगा, तो भी ये डिजिट एक कम आएगी, इससे हमेशा कम आएगी। ध्यान दो, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूं। मैं 90 के अंदर अगर 27 ऐड करूंगा, या 29 ही करो ना, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर 20 की लाइन में सबसे बड़ा नंबर, ताकि आपको ये ना लगे कि छोटा कर देता तो मैं क्या हो जाता। सबसे बड़ा नंबर ऐड करो 20 की लाइन में, कितना आएगा, 119। नहीं बात बन रही, आप इवन की सबसे बड़ा नंबर ऐड कर लो इसमें, तो भी क्या आएगा, 189। ये नंबर हमेशा कम आएगा एक, ये नंबर हमेशा एक कम आएगा। तो ये कब होएगा, तब यहां पर 91 मिनिमम होगा, एट लीस्ट ऊपर 91 होगा, एट लीस्ट यहां पर 91 होगा, तब जाकर ये नंबर डिजिट शुरू होगा बराबर होना। जैसे कि 91 में अगर 29 ऐड करूं मैं, तो 120 बनता है, सेम डिजिट है। 91 में मैं 39 ऐड करूं, मैं 39 ऐड करूं मैं, 130 बनता है, सेम डिजिट है। सेम डिजिट आनी तभी शुरू होगी, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं, कुछ हद तक समझे होगे। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता था, ये तो देसी तरीका है, देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आप खुद दिमाग लगाओगे उसी से आप सोच पाओगे, मेरे दिमाग लगाने से नहीं सोच पाओगे आप, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं फिर भी आपको कोशिश करता हूँ एक और तरीके से समझाने की। मैंने आपको जैसे कल वाली वीडियो में बताया था, और मैंने जब क्लासेस बनाई थी तब भी बताया था, पर चलो अब उनकी वैल्यू नहीं है कोई भी क्लासेस की। अब बात यह है कि अब जो मैंने कल आपको बताया था, क्या कोई भी नंबर कैसे बनता है, अगर ए बी है तो ये नंबर का मतलब क्या है, 10a + b, क्यों, a जो है वो 10th प्लेस पे है। उसी तरीके से अगर सी डी है तो वो क्या है, 10c + d, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, क्या था, 1ce था, तो ये क्या है, 100 + 10c + समझ गए इतनी बात को मेरी, हाँ इतनी बात को मेरी समझे कि नहीं समझे बताओ, समझ गए ना। अब देखो, अब इनको ऐड कर रहा हूं तो ये आ रहा है, ऊपर वालों को ऐड करने से ये आ रहा है, मान लो a + b को ऐड करने से c आता है, तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, a + b = c आ रहा है, c उधर जाएगा, b उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये नीचे आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 100 + 10c + e, माइनस कर दो इसमें से ये वाला नंबर, 10c - d बराबर क्या आ जाएगा, 10a + b। क्या होगा, 10c से 10c कैंसिल हो गया, ठीक है, 10c से 10c कैंसिल हो गया, बचा क्या, 100 + e - d, बचा। अब आप यहां पर ये बात को समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाओ। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना, इधर जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये 100 के करीब है, 100 के करीब है ना, ये वैल्यू 100 के करीब है। ये वैल्यू, अब ये वैल्यू 100 के करीब है तो ये भी 100 के करीब होगी, होगी कि नहीं होगी। जब ये इधर वाली वैल्यू 100 के करीब है तो वो भी 100 के करीब होगी। जब उधर वाली वैल्यू 100 के करीब होगी तो वो कब होगी, जब a की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 9 होगी। a की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 90 कम से कम होगा, तब जाकर उसमें अगर कोई भी आगे डिजिट जोड़ोगे तब जाकर वो 90 वाली लाइन में आएगा, अदरवाइज वो आएगा ही नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये जो वैल्यू है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये जो वैल्यू है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम, मिनिमम कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है,
कम से कम वैल्यू क्या होती है आप समझने की कोशिश करो। इसकी मिनिमम वैल्यू कब निकल कर आएगी, पहले तो आप ये सोचो। है ना, मिनिमम वैल्यू कब निकल कर आएगी इसकी, जब माइनस वाला साइन सबसे बड़े से बड़ा होगा, बड़े से बड़ा साइन होगा माइनस का होगा। तो डी को 9 मान लें, क्योंकि बड़े से बड़ी डिजिट क्या हो सकती है, बड़े से बड़ी डिजिट क्या हो सकती है, बड़ी से बड़ी डिजिट, बड़ी से बड़ी डिजिट क्या हो सकती है, बड़ी से बड़ी डिजिट 9 हो सकती है। और ई की जगह छोटी से छोटी डिजिट क्या हो सकती है, 0। तभी तो वैल्यू मिनिमम कब आएगी, जब जोड़ने वाली संख्या कम से कम होगी और घटाने वाली संख्या बड़ी से बड़ी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा घटाओगे तभी तो वैल्यू छोटी रह जाएगी ना। हम क्या चाहते हैं, रिश्तेदार क्या हो, रिश्तेदार के पास पैसा कम से कम आए, है ना। तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी 91 आ सकती है। तो इसकी वैल्यू 91 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 10 में 8 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 80 आएगा। और 80 में क्या ऐसी कोई डिजिट है जिसको जोड़ने से वैल्यू 91 आ जाए, क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो 80 में जोड़ने से, 80 में अगर मैं जोड़ दूं, डिजिट है बी, एक डिजिट, आप कहोगे सर 11 जोड़ दो, नहीं, बी इज ए डिजिट है वो, ठीक है। तो 11 80 में ऐसी कौन सी डिजिट जोड़ी जाए कि वैल्यू 90 से अबव आए, हो ही नहीं सकता। डिजिट क्या होगी, मैक्सिमम 9 हो सकती है। तो 80 में अगर मैं 9 जोड़ दूंगा तो भी 89 ही बनेगा वो, तो गलत हो गया ना ये तो। इसलिए ए की वैल्यू मिनिमम क्या होनी पड़ेगी, 9 होनी पड़ेगी। समझ में आया। बाकी ये देसी तरीका बढ़िया होता है अपना, आप खुद दिमाग लगाओ कि किस में मैं जोड़ के देखूं। आप ना थोड़ा सा दिमाग चला लिया करो अपना, यहाँ 80 लिख के देख लो, नहीं बनेगा। 89 लिख के देख लो, नहीं बनेगा। कम से कम आपको 90 ही, ए की वैल्यू 9 ही लेनी पड़ेगी। तो जल्दबाजी में ये मत वहाँ पे आप, शायद मैं होप करता हूँ ऐसा नहीं करके होगी, 8 भी हो सकता, पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। चलिए, 3 नंबर x y z आर सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। क्या है, x y z आर सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7। किसी को ये लग रहा है 0 क्यों नहीं लिया, 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 0 होल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। वो कह रहा है कि प्रथम 7 धन पूर्ण संख्याओं के समूचे में से 3 संख्याएं निकाली गई। चलिए ठीक है, किस तरीके से है कि x बड़ी है y से और 2y से, और 2y बड़ा है 3z से। तो हाउ मैनी सच डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स आर पॉसिबल, ऐसी कितनी ट्रिपलेट्स जो है वो पॉसिबल हो सकती है। कैसे हो सके बताओ। कम से कम क्या लूँगा मैं, कम से कम क्या लूँगा मैं, अगर मैं z की जगह 1 लिखूँ, z की जगह 1 लिखूँ मैं, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। अगर लिख दूँ z की जगह 1 में, आगे मैं आऊँगा अभी, अब z की जगह 2 भी लिख के दिखाऊंगा आपको। आप थोड़ा सा ठंड रखो, पर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अगर z की जगह 1 लिख दूँ, पहली बात तो ये ध्यान देना, x y z जो है ना वो 3 नंबर हैं, ठीक है। 3 numbers x y z are selected from the set of the first 7 natural numbers such that x बड़ा है 2y से, बड़ा है 3z से। how many such distinct triplets are possible, ठीक है। तो z आ गया, 3 1 जा 3। अच्छा जी, अब 3 से बड़ा क्या होता है, 3 से बड़ा क्या होता है बताओ, 3 से बड़ा क्या होता है, 3 से बड़ा तो 4 भी होता है। 3 से बड़ा कम से कम क्या हो सकता है, 3 से बड़ा 4 हो सकता है। तो मैं y की जगह क्या लिख दूंगा, मैं y की जगह क्या लिख दूंगा, मैं ना पहले यहाँ लिख रहा हूँ x y z। मैंने z को क्या माना है, 1 माना है। z को मैंने 1 माना है। जब मैंने z को 1 माना, ये मेरी ट्रिपलेट्स बन जाएगी अलग अलग, ठीक है। जब मैंने z को 1 माना तो y की वैल्यू क्या आ सकती है, y की वैल्यू 2 आ सकती है। 2 दूनी 4, बड़ा है ना उससे, 2 2 जा 4। और x की वैल्यू क्या हो सकती है, 5। x की वैल्यू क्या हो सकती है, 5। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक क्या बन गया अपना, x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 5 2 और 1, और क्या बन जाएगा, इनको सेम रहने दो। यहाँ पर मैं 6 भी तो लिख सकता हूँ। 5 की जगह ये जो 5 है, इस 5 की जगह 6 भी तो हो सकता है, वो भी तो 4 से बड़ा है ना, बड़ा होना चाहिए ना, कंडीशन क्या है, बड़ा होना चाहिए। तो 6 भी तो हो सकता है, 6 4 3, डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट है। 5 2 1 बन गई,
6 4 सॉरी 6 2 1 बन गई, 5 2 1 बन गई, फिर 6 2 1 बन गई, 7 2 1 भी तो हो सकती है। यहाँ पर मैं 6 की जगह मैं 7 भी तो लिख सकता हूँ, तो भी तो बड़ा होएगा। कंडीशन क्या है, इससे बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है। तो 5 2 1 6 2 1 और 7 2 1 बना के देख लिए कॉम्बिनेशन हमने। चलिए अगला कॉम्बिनेशन अब अपने बना के देखते हैं, ठीक है। x की हमने सभी पॉसिबल वैल्यूज ले ली, क्या 5 6 7 तीनों ले ली, ठीक है। और कोई x की पॉसिबल वैल्यू है इस, अगर मैं इनको ऐसा ही रहने दूं 3 और 4, तो क्या और कोई पॉसिबल वैल्यू है? नहीं है, और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, अब y के ऊपर और कोई पॉसिबिलिटी लगती है क्या? z को सेम रहने दो भी, z को एक ही रहने दो, 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3। अब y की जगह और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 3 से बड़ा 4 होता है, ठीक है, लेकिन 6 भी तो होता है। अब आपको भी सिर्फ 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 5 नहीं बना सकता। मैं y की जगह क्या लिखूं कि 5 बन जाए? नहीं बना सकता ना, फॉर ऑब्वियस। तो मैं क्या करूंगा, y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 तो लिख लिया मैंने, है ना। मैं y की जगह 3 लिख सकता हूं। तो क्या बनेगा, 2 3 6, और 6 से बड़ा कौन होता है? 7। तो एक ट्रिपलेट बन जाएगी 7 3 1, 7 3 और 1। अब बताओ क्या x की जगह और कोई पॉसिबल वैल्यू आ सकती है क्या? यहाँ पर जैसे 4 था, तो 4 से बड़ा x की जगह मैं 5 भी लिख सकता था, 4 से बड़ा मैं x की जगह 6 भी लिख सकता था, 4 से बड़ा मैं 7 भी लिख सकता था। लेकिन अब 6 से बड़ा क्या लिखूँ मैं? 6 से बड़ा एक ही वैल्यू है, वो 7 है। 6 से बड़ी एक ही वैल्यू है, वो 7 है। और पहली चीज़ ये, आगे मत चेक करो। क्यों मत चेक करो? आपका मैक्सिमम आंसर जो था वो 4 ट्रिपलेट्स था। आपका मैक्सिमम आंसर 4 ट्रिपलेट, आगे मत चेक कीजिए, 4 बन चुकी हैं हमारी, ठीक है। चलिए, कोई चीज़ ना समझ में आए ना, डोंट वरी, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, एनी टाइम यू कैन कॉल मी। माई नंबर इज, ये मेरा पर्सनल नंबर है यार, ये मेरा नंबर है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, आपको लगे कि यार नहीं यार उस सर ने तो ये बताया था, तो आप मेरे से एनी टाइम यू कैन डिस्कस विद मी। क्या कहता है ये कहता है 4 संतरे, 6 आम और 8 सेब, द टोटल गोज टू 4 oranges, 6 mangoes and 8 apples is equal to that twice of, इसको यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा मैं, इसको यहीं लेके आता हूँ मैं नीचे, is equal to that twice of, 2 गुना है, किसका 2 गुना है? 1 ऑरेंज, 2 मैंगो और 5 एप्पल के दुगने के बराबर है। क्या कह रहा है? 4 संतरे, 6 आम और 8 सेब, 4 संतरे, 6 आम और 8 सेब जो है उनकी वैल्यू जो है वो 1 संतरा, 2 आम और 5 सेब की तुलना में 2 गुनी है। 2 गुना होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। इसको एक बार अपने सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल इज इक्वल टू, 2 को अंदर लेके जाओ तो 2 1 जा 2 ऑरेंज, 2 2 जा 4 मैंगो और 2 5 जा 10 एप्पल। इसको काट पीट कर लेके जाओ तो ये बनेगा, ये 2 ऑरेंज इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2 ऑरेंज बचेंगे, ये 4 मैंगो इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2 मैंगो बचेंगे, और ये 8 एप्पल जो है ये इधर आके माइनस होगा, वो क्योंकि छोटा है ना, इधर आके माइनस होएगा तो 2 एप्पल बचेंगे। सब में 2 कॉमन आ गया, तो ऑरेंज और मैंगो की जो वैल्यू है ना वो एप्पल के बराबर है। 1 ऑरेंज और 1 मैंगो की जो वैल्यू है वो एप्पल के बराबर है। 1 ऑरेंज और 1 मैंगो की वैल्यू एप्पल के बराबर है। ये मेरा कंक्लूजन आ गया। अब इस कंक्लूजन को यहाँ दोनों में सेट करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या है, ठीक है। इन दोनों का आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। कैसे सेट करोगे? देखो यहाँ पर क्या है, 3 ऑरेंजेस, 5 मैंगो और 9 एप्पल। 3 ऑरेंजेस, 5 मैंगो और 9 एप्पल जो हैं आर इक्वल टू 4 ऑरेंजेस प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल्स। अब इसको जब आप इक्वेशन को सॉल्व करवाओगे तो क्या आएगा बताओ? 3 ऑरेंजेस थे इधर, 3 ऑरेंजेस थे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा? 1 ऑरेंज बचेगा। लेफ्ट साइड में 5 मैंगोज थे, राइट साइड में 6 मैंगोज थे, तो क्या हो जाएगा? 1 मैंगो इधर बच जाएगा राइट साइड में। अब देखो
9 एप्पल्स आर देयर इन द लेफ्ट साइड एंड 8 एप्पल्स आर देयर इन द राइट साइड। तो आप क्या करोगे, इसको लेफ्ट साइड में लेकर जाओगे तो एक एप्पल बचेगा। एट द एंड कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा, एक एप्पल की वैल्यू ऑरेंज और मैंगो के बराबर है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही है। ये आंसर मत दीजिए, आंसर दीजिए पहली स्टेटमेंट, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट अभी अपने को चेक करनी है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। ये स्टेटमेंट जो हमने रिजल्ट निकाला उसी को इसने स्टेटमेंट बना दिया एंड दैट इज ऑब्वियसली करेक्ट। तो आप क्या हो जाएगा आंसर, 1 और 2 दोनों जो स्टेटमेंट है आपकी, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपको वैल्यू दे रखी है, एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, एक्सप्रेशन दे रखी है और आपको ये पूछा गया कि किससे डिविजिबल है। एक सेकेंड रुकिए, इट इज 32 रेज टू द पावर 5 और 2 रेज टू द पावर 27, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, आप समझने की कोशिश करो। ये 32 है, यहाँ पे 2 है, कोई इनमें रिलेशन है अभी तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 2 है, इनका पावर भी अलग अलग है, इनका बेस भी अलग अलग है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इसका बेस सेम कर लेते हैं। क्या अपने कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पर आपके पास में क्या है, देखो यहाँ पर आपके पास में 2 है, जबकि यहाँ पर आपके पास 32, और 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू द पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 5 की पावर 5। क्यों, पहले 32 की पावर 5 थी, तो मैंने सिर्फ 32 को चेंज किया है, पावर को चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ 32 जो था उसकी जगह मैंने 2 रेज टू द पावर 5 कर दिया, बाकी ऊपर 5 रह गया। इधर 2 रेज टू द पावर 27, तो ये आ गया अपना 2 रेज टू द पावर 25 और 2 रेज टू द पावर 27 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है ना, यहाँ पर 2 की, अब इसको कुछ लोग ये कर देंगे 2 रेज टू द पावर 52, नहीं ऐसा नहीं करना, आप समझिए मेरी बात को। 2 रेज टू द पावर 25 है, 2 रेज टू द पावर 27 है, मतलब क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 25 टाइम्स आया और यहाँ पर 27 टाइम्स आया, तो 25 टाइम्स अपने क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 रेज टू द पावर 25 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1, और इधर क्या बच गया 2 रेज टू द पावर 2। क्यों, 2 रेज टू द पावर 25 को अपने ने कॉमन लिया, तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, एक बचेगा, और यहाँ पर 27 टाइम था, 27 बार 2 लिखा हुआ था, 25 बार मैंने बाहर निकाल लिया, तो 2 बार बच गया पीछे, सिंपल। ठीक है, ये अपना आ गया। ठीक है, तो हुआ क्या, 2 रेज टू द पावर 25 और क्या करेंगे अपने को, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इनटू में 5 आ जाएगा। क्यों, 2 रेज टू द पावर 2, तो 2 2 सा 4 हो गया और 1 हो गया 5, तो ये हो गया अपना 2 रेज टू द पावर 25 इंटू 5 आ गया। क्या आ गया, 2 रेज टू द पावर 25 इंटू 5। तो किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। आप में से बहुत से लोग सोचेंगे अरे ऐसे कैसे, अरे भाई 2 रेज टू द पावर 25 है, उसको 24 कर दो और एक 2 को अलग कर दो उससे, मेरी बात को समझ रहे हो। 2 कितनी बार था, 25 बार था, 24 बार अलग कर दो, एक बार अलग कर दो, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 24 इंटू में 10। अब बताओ इसमें 10 का डिवाइड करूंगा तो जाएगा नहीं क्या, पूरा पूरा जाएगा ना, जाएगा। तो ये आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, लेट P एंड Q बी पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग, किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं P इज स्मॉलर देन Q। ठीक है, P इज स्मॉलर देन Q और P प्लस Q स्मॉल में है ना, सॉरी, P प्लस Q इज इक्वल टू K। What is the smallest value of K that doesn't determine P and Q uniquely? P और Q को अद्वितीय निर्धारित नहीं कर पाता, मतलब आप नहीं समझ पाओगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं फिर अपने देखते हैं। जैसे सपोज करो ये कह रहा है कि K की वैल्यू, अब मैं मान लो K की वैल्यू मैंने 3 मान ली, K की वैल्यू मान लो मैंने 3 मान ली, तो P और Q की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ। आप ये देखना धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर से मतलब 0 से बड़े हैं, तो अगर K की वैल्यू मैंने 3 मान ली, अब मुझे बताओ कि P और Q की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तुम्हारे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहा है, सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, 1 और 2 या 2 और 1। ये यूनिक
डिटरमाइन कर दिया इन्होंने। वो कह रहा है ना कि डजंट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली, ये यूनिकली डिटरमाइन हो चुका है। क्यों? इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है, इसके अलावा और कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। एक और दो के अलावा क्या कोई कॉम्बिनेशन बनता है जो तीन को डिफाइन कर सके? और वो भी ये भी गलत लिखा है मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ये गलत है दोनों, मतलब दोनों में से एक गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि तीन कहां से बन सकता है, एक और दो से बन सकता है। क्या तीन और किस चीज से बन सकता है? नहीं, इसको बोलते हैं यूनिकली डिटरमाइन करना। अब आप कहोगे सर यूनिकली कैसे हुआ, P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 2 है, जबकि यहां पर P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू 1 है, यूनिक कैसे है? बच्चे इसने एक कंडीशन दी है कि P छोटा है Q से, तो ये यूनिकली ही हो गया। ये P छोटा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि P छोटा है, एक तो उसने ये बता दिया, और दूसरी चीज उसने क्या बता दी कि इनकी जो सम आएगा वो 3 आएगा। तो ये 1 और 2 और कोई वैल्यू नहीं बन रही, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पता लग गया ना? क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया। P प्लस Q की वैल्यू अगर मैं तो 3 तो नहीं हो सकता, 4 मान लूं तो तब क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? अब आप कहोगे सर 1 प्लस 3 हो सकता है, या 2 प्लस 2 हो सकता है, या 3 प्लस 1 हो सकता है। अब मैं कहता हूं कि नहीं हो सकती ये दोनों बातें। क्यों? P छोटा है, बराबर नहीं है, बड़ा नहीं है, P छोटा है। तो P छोटा है तो ये दोनों वैल्यू तो खत्म हो गई। तो फिर एक ही आंसर बचा अपने पास। एक ही आंसर नहीं बचना चाहिए, एक ही सिंगल आंसर नहीं बचना चाहिए। सिंगल आंसर का मतलब आइडेंटिफाई हो गया, वो डिटरमाइन हो गया कि यूनिक है, हाँ भी यही वैल्यू है जो जिससे बनेगा। वो कह रहा है कि बहुत सारी वैल्यू पे सेटिस्फाई होना चाहिए, यूनिकली सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वो ये कह रहा है 5 को चेक कर लेते हैं अपने। तो P प्लस Q को अगर मैं 5 मान लूँ तो कैसे कैसे बन सकता है? एक तो 1 प्लस 4 से और एक 2 प्लस 3 से। देखो P छोटा होना चाहिए, P छोटा है, देखो P छोटा होना चाहिए, P छोटा है, दोनों कंडीशन में P छोटा है, और दोनों ही कंडीशन में जो सम है वो 5 आ रहा है। यहां पर अब वैल्यू आपका 2 है, 1 और 4 भी हो सकती है, 2 और 3 भी हो सकती है, 1 और 4 भी हो सकती है, 2 और 3 दोनों हो सकती है। यहां पर यूनिकली डिटरमाइन नहीं हो रहा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो 5 विल बी योर आंसर। ये रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है, ये मैथ्स का है। देखो बड़ा ही आसान सा सवाल है, सवाल बहुत बड़ा है, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा दिखेगा आपको, बट है ये बिल्कुल ही आसान। कैसे? पढ़ के देखो एक बार, कभी भी क्वेश्चन को देख के मत जज करना, एक बार पढ़ के देखो सिर्फ। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n? वो कह रहा है कि m कितना आएगा और n कितना आएगा, ये पूछा उसने। वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, m और n जो है वो नेचुरल नंबर्स है, ये उसने अपने को बता दिया। m और n क्या है? नेचुरल नंबर है, ये उसने बता दिया, मतलब 1 और 1 से बड़े होंगे। अब आपके पास दो स्टेटमेंट हैं। अब इसका मतलब क्या होता है समझो। पहले आपको बताना है m और n की वैल्यू क्या आएगी, और m और n नेचुरल नंबर्स है, इतना पता है, लेकिन m और n की वैल्यू क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब ये पता लगाने के लिए मेरे पास दो स्टेटमेंट है, ये पता लगाने के लिए मेरे पास दो स्टेटमेंट है, और वो आपसे ये पूछ रहा है कि आंसर किससे बता सकता हूं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको कहूं स्टेटमेंट नंबर 1 कि मेरा एक भाई है। आपसे मैं पूछ क्या रहा हूं कि मेरी बहन नहीं है। आई डोंट हैव एनी सिस्टर, आई डोंट हैव एनी सिस्टर, मेरे बहन नहीं है। अब बताओ मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। तो बताओ ये स्टेटमेंट से आंसर निकल सकता है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि मेरी बहन है कि नहीं। आपने बोला चलो आप पूछो, क्या पूछ रहे हो आप, पहले कुछ स्टेटमेंट दो, फिर हम बताएंगे कि आपकी बहन है कि नहीं। ये आपको बताना था कि मेरी बहन है कि नहीं है। चलो मैंने आपको स्टेटमेंट बोली, स्टेटमेंट नंबर 1, यार मेरा एक भाई है। क्या आप इससे ये डिसाइड हो रहा है कि मेरी बहन नहीं है? नहीं हो रहा ना। क्या डिसाइड हो रहा है ये कि मेरी बहन है कि नहीं है? मैंने बोला कि मेरा एक भाई है। अब मैंने ये काम बोला कि मेरा एक भाई है नहीं है, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो ये होता है स्टेटमेंट से आंसर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। तो बताओ इस स्टेटमेंट से आंसर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। तो अब
दो स्टेटमेंट है, आपको आंसर क्या देना है, m की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है, ये आपको आंसर देना है। और आपसे पूछा क्या गया है, सॉरी, अब आपको स्टेटमेंट दे रखी है। चलो स्टेटमेंट नंबर 1 से देखते हैं कि ये आंसर निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। वो कह रहा है m प्लस n जो है वो बड़े हैं mn से, और एंड m बड़ा है n से। ये एक स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बताना है कि m और n की वैल्यू क्या है। तो बताओ ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर एक ही कॉम्बिनेशन बना तो आंसर आ जाएगा पहली स्टेटमेंट से, अगर बहुत सारे बन गए तो नहीं आ पाएगा। जैसे कि m बड़ा है n से, मैंने लिखा m को 1 और n को लिखा मैंने 2, और m को लिखा मैंने 2 और n को 1। m बड़ा था ना, m की जगह मैंने 2 लिख दिया, n की जगह मैंने 1 लिख दिया। तो क्या आंसर आ गया मेरा, क्या ये सेटिस्फाई, सॉरी आंसर नहीं आया, क्या ये सेटिस्फाई हो गया, हाँ 3 इज ग्रेटर देन 2, सेटिस्फाई तो हो गया जी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है, क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है, क्या ना इससे, अगर इतना ही है तो ठीक है, अगर कोई और कॉम्बिनेशन भी है तो बात अलग है। अब तुम्हारे दिमाग में कोई और कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, बट इसके और भी कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मैंने m की जगह लिख दिया 25, n की जगह लिख दिया मैंने 1, तो इधर तो आ गया 26 और इधर आ गया 25। क्या m प्लस, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इस कंडीशन में m की वैल्यू आ गई 25 और n की वैल्यू आ गई 1। तो अब ये वाला सही है या ये वाला सही है, और भी बहुत सी वैल्यू आएंगी, बहुत सारे ऐसे पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो क्या स्टेटमेंट नंबर 1 से आपका आंसर आ रहा है क्या, स्टेटमेंट नंबर 1 से आंसर नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। स्टेटमेंट नंबर 2 से देखते हैं आंसर आता है क्या। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहती है कि m और n का जो प्रोडक्ट है वो 24 है, m इंटू n जो है वो 24 है। तो ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 इंटू 4। अब हाँ एक बात और, जब आप दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि पहली को एक बार के लिए छोड़ देना, पहली स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं करना। जब आप दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो तो आप पहली को कंसीडर नहीं करोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात क्लियर रखना। तो प्रोडक्ट क्या है, 24 है, तो वो तो 24 इंटू 1 भी हो सकता है, वो 6 इंटू 4 भी हो सकता है, वो 3 इंटू 8 भी हो सकता है, वो 2 इंटू 12 भी हो सकता है। तो m और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो क्या सेकंड स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। पहली स्टेटमेंट से आंसर आया नहीं, सेकंड स्टेटमेंट से आंसर आया नहीं। अब दोनों को मिला दो, मतलब दोनों स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोनों स्टेटमेंट को एक साथ, दोनों स्टेटमेंट को अपने एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहली स्टेटमेंट कहती है कि m प्लस n जो है वो बड़ा है mn से, और m बड़ा है n से। और दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, m इंटू n जो है वो 24 है। तो मैं m इंटू n को ऐसी क्या वैल्यू तोड़ूं, ब्रेक करूं कि वो ऊपर वाले में सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं कर पाया तो मेरा आंसर आ जाएगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो आंसर मेरा नहीं आएगा, ठीक है। तो 24 को मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूं, 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, उसके बाद में 8 इंटू 3, 6 इंटू 4। ये 4 तरीकों से तोड़ सकता हूँ मैं। कितने तरीकों से तोड़ सकता हूँ, 4 तरीकों से 24 को। लेकिन अब ये यहाँ पे तो सेटिस्फाई होने चाहिए, 4 ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन ये 4 ऑप्शन में अब पहली स्टेटमेंट में रख के देखूंगा। तो क्या है, पहला आंसर लिखा मैंने 24 प्लस 1 और 24 इंटू 1। क्या सेटिस्फाई हो रहा है क्या, 24 वाला तो सेटिस्फाई हो गया, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर नहीं आया अभी तक। क्या पता कोई और भी सेटिस्फाई हो रहा हो, अगर कोई और सेटिस्फाई हो गया तो फिर आंसर नहीं निकल सकता। दोनों स्टेटमेंट ही अपने लिए फिर वो वेस्ट हैं, मेरा आंसर ही नहीं आया तो मैं क्या करूं उसका। सेकेंड ऑप्शन है 12 इंटू 2, तो 12 प्लस 2, 12 इंटू 2, 12 प्लस 2 एंड 12 इंटू 2। तो ये 14 बड़ा है क्या 24 से, नहीं। तो हाँ जी ये तो गलत हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ ये सारे ही गलत हैं, आप रख के देख लेना, पहले स्टेटमेंट में सारे के सारे गलत हैं। अब हम पढ़ाते हैं रात दिन, तो मुझे एक बात पता है क्या, कि जब भी आपसे ये पूछ ले कि प्लस बड़ा है मल्टीप्लाई से, प्लस मल्टीप्लाई से बड़ा है, ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब आप इंटू इसको 1 से करवाओगे। मतलब
5 को 1 से गुणा करवाओ और 5 और 1 में ऐड कर दो, तब जाके प्लस बड़ा आएगा। 7 को 1 से गुणा करवाओ, 7 में 1 ऐड कर दो, तब जाके बड़ा आएगा। कोई वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ही सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगा वो, ये बात याद रखना। तो मैं क्वेश्चन को देखते ही समझ गया था कि इसका आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 था, बाकी किसी में 1 नहीं है। 24 इंटू 1 है, बाकी किसी में 1 नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा कि हाँ। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों को एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन किसी एक से नहीं दिया जा सकता। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। आप एक का यूज करके नहीं दे पाए, अकेली पहले से नहीं दे पाए, अकेली दूसरे से नहीं दे पाए, लेकिन जब आपने दोनों का इस्तेमाल किया तो आपने आंसर दे दिया उसका। सेकंड क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। अब बार बार तो बताने की जरूरत नहीं है ना स्टेटमेंट क्या होती है, क्या क्या नहीं होती है, बस ये सारे क्वेश्चन वही हैं कि 2 स्टेटमेंट में से आपको ये बताना है किससे आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा। अब वो कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर का साइज है, पहली बात बताओ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कितनी चीज़ें डिपेंड, मतलब कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो सॉफ्टवेयर के साइज पे और एक आपके इंटरनेट की स्पीड पे। करता कि नहीं करता ये बताओ, पहले दिमाग लगा के बताओ। अब आपका सॉफ्टवेयर भले ही 2 MB का है, आपके पास नेट चल रहा है, वो क्या बोलते थे पहले 2G चलता था, कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। आपका सॉफ्टवेयर 100 MB का है आपके पास 5G, वो ऐसे हो जाएगा चुटकी बजा के, 3 या 4 सेकंड लगते हैं मेरे ख्याल से आजकल 100 MB को पूरा होने में, ये 3 से 4 सेकंड में हो जाएगा। इसको हो सकता है कि 15 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए। तो कोई भी चीज़ को डाउनलोड करते हो तो वो चीज़ 2 चीज़ पे डिपेंड करती है। तो आपको पहली स्टेटमेंट में साइज दे रखा था, दूसरे में आपको क्या दे रखा था, नेट की स्पीड दे रखी थी। तो दोनों से ही यूज़ करके आ सकता है, अकेले किसी से आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर के साइज़ पे और नेट की स्पीड पे। अकेला साइज़ क्या करेगा, साइज़ वो 2 MB का था पर टाइम बहुत लग रहा था, वो 100 MB का है, वो अपने सेकंड में हो गया। तो सॉफ्टवेयर के साइज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब फ़र्क पड़ता है पर अकेले साइज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। नेट की स्पीड से अकेला क्या फ़र्क पड़ेगा। अब सॉफ्टवेयर एक तो है 100 GB का, मान लो आपने GTA 5 डाउनलोड कर लिया 100 GB का, एक आपका कोई प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है 5 MB की, तो कौन सा पहले हो जाएगा, 4 ऑब्वियस 5 MB वाला पहले होएगा। मतलब अगर नेट स्पीड सेम है तो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाला था नहीं, घटिया सा क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, x और y के अद्वितीय मान हैं। What are the unique values of x and y where x, y are distinct natural number। ध्यान दिया करो, डिस्टिंक्ट है पहली चीज, दूसरी चीज नेचुरल नंबर है, ठीक है, और तीसरी चीज यूनिक है। यूनिक का मतलब होता है एक ही आंसर आएगा पूरे ब्रह्मांड में, और कोई आंसर नहीं होगा इसका, और कोई आंसर नहीं आ सकता इसका। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि x और y के अद्वितीय मान क्या हैं। x और y एक तो अलग अलग हैं, दूसरी चीज़ नेचुरल नंबर्स हैं, ये आपको पता है। अब बताओ स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट उठाते हैं अपने, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 वो कह रहा है कि x अपॉन वाई क्या है, एक ऑड नंबर है। x अपॉन वाई क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। कैसे करोगे, अब देखो, अब मान लो x की जगह मैं 12 लिख दूं और y की जगह मैं 4 लिख दूं, आंसर आएगा कितना, आया कि नहीं आया, ऑड आ गया ना। x की जगह मैं 24 लिख दूं, y की जगह मैं 8 लिख दूं, आंसर कितना आया। x की जगह मैं 36 लिख दूं और y की जगह मैं 4 लिख दूं, क्या आया, ऑड नंबर आया। तो क्या कितने सारे आंसर हैं, एक आंसर तो 12 और 4 बन रहा है, दूसरा आंसर 24 और 8 बन रहा है, तीसरा आंसर 36 और 4 बन रहा है। कितने भी आंसर निकल सकते हैं, ऐसे बहुत से आंसर होंगे जिसमें एक नंबर में दूसरे का डिवाइड करो तो एक ऑड नंबर आ जाए। तो ये तो सफिशिएंट नहीं है, पहले स्टेटमेंट से तो नहीं निकल सकता। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, जब दूसरी को पढ़ रहे हो तो पहली को नहीं देखना, दूसरी को पढ़ रहे हो तो पहली को नहीं देखना। एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, 12। अब 12 कैसे कैसे बन सकता है, 1 इंटू 12 से बन सकता है, 2 इंटू 6 से बन सकता है, 3 इंटू 4 से बन सकता है, फिर भी 3 आंसर आ गए। 1 और 12 भी हो सकता था,
2 और 6 भी हो सकता था, 3 और 4 भी हो सकता था, क्योंकि तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है ना, डिस्टिंक्ट भी हैं, नेचुरल भी हैं सारे और यूनिक भी हैं। सॉरी यूनिक नहीं है लेकिन, सॉरी भाई, सॉरी यूनिक नहीं है तभी तो आंसर नहीं आता। अगर यूनिक होता तो आंसर याद आता ना। है क्या यूनिक? नहीं है। जब यूनिक नहीं है तो फिर मेरे किसी काम का रहा नहीं, तो ये भी गलत है। अब दोनों को एक साथ पढ़ो। अब पहला तो ये कहता है कि x अपॉन वाई एक ऑड नंबर है, और दूसरा क्या कहता है, x और y की वैल्यू जो है वो 12 है। 12 कैसे कैसे बन सकता है? 1 और 12 से बन सकता है, 2 और 6 से बन सकता है, 3 और 4 से बन सकता है। 12 कैसे बन सकता है बताओ? बन सकता है ना 12 किस किस से बन सकता है? 12 बन सकता है आपका 1 और 12 से बन सकता है, 2 और 6 से बन सकता है, 3 और 4। क्या 12 बनाने का और कोई तरीका है आपके पास में? मेरे ख्याल से और कोई तरीका नहीं मिलेगा आपको, मत ढूंढना, नहीं मिलेगा। 1 12 12, 2 6 12 और 3 चौका 12। अब देखो इसमें से 12 में 1 का डिवाइड करूंगा तो इवन नंबर आएगा, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? वो कह रहा है ऑड आना चाहिए। पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? ऑड नंबर आएगा। 6 में 2 का डिवाइड करूंगा तो ऑड नंबर आएगा, ये हो सकता है मेरा आंसर। 3 और 4 का डिवाइड जाता नहीं है, फ्रैक्शन बन जाएगी, पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी। इसका मतलब 2 और 6 आपका आंसर हो गया। तो आप दोनों से आंसर दे सकते हो, दोनों को अगर एक साथ यूज किया जाए तो आंसर आ सकता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक धनराशि x, y और z के बीच में बांटी गई। कोई बात नहीं जी, बांट दी। सबसे कम पैसा किसको मिला? चलो बता देते हैं। y और z को मिलाकर जो पैसा मिला वो x को उसका 4/5 मिला। क्या कह रहा है? x रिसीव, x को मिला, कितना मिला? 4/5 ऑफ y प्लस z, 4/5 ऑफ y प्लस z, 4/5 ऑफ y प्लस z। तो y और z का 4/5। क्या अलग अलग कर सकते हो x y z तीनों को? कभी नहीं कर सकते। एक स्टेटमेंट से तीनों को अलग अलग कभी नहीं किया जा सकता, तो पहली स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं निकलेगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? दूसरी जब पढ़ो तो पहली को नहीं देखना, ये बात याद रखना बस मेरी। x और z को मिलाकर जो पैसा मिला उसका 2/7 मिला किसको? y को। उसका कितना मिला? 2/7 मिला किसको? y को मिला। 2/7 किसको मिला? y को। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मान लेता हूं मैं। तो x और z को मिलाकर जो पैसा मिला वो y का 2/7 था, y को जो पैसा मिला वो x और z का 2/7 था, ठीक है। इससे भी नहीं आंसर निकल रहा, इससे भी नहीं निकल रहा, क्योंकि यहाँ पर x z y 3 लोग हैं, जबकि रेशियो मेरे को एक ही दे रखा है, यहाँ पे नहीं निकलेगा आंसर। अब दोनों को मिलाकर देखूं एक बार। अब कुछ लोगों का दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आएगा, बट मैं बताता हूं कैसे आएगा। ये क्वेश्चन शायद तुमने कहीं पढ़ भी रखा हो। चलिए कैसे आएगा इसका आंसर मैं बताता हूं। y प्लस z को एक तरफ कर लो और x को एक तरफ कर लो, तो ये कितना आ जाएगा? 5/4। ये रेशियो आ गया किसका? y प्लस z का एक साथ आ गया, ठीक है। y प्लस z का 5 आ गया और x का 4 आ गया। और उसी तरीके से क्या आया बताओ? क्या आया बताओ? इसको मैं क्या ये कह सकता हूं क्या? x प्लस z, ओ सॉरी y प्लस z रेशियो x कितना आ गया मेरा? 5/4। इसी तरीके से यहां करोगे तो x प्लस z रेशियो y जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा। अब देखो ऊपर भी x y z है, नीचे भी x y z है। अरे भाई रेशियो अलग अलग दे रखा है, वो y z का x के साथ दे रखा है, x z का y के साथ दे रखा है, बट अगर टोटल देखोगे तो सेम है ना। x y z, ऊपर भी x y z है, नीचे भी x y z है। ऊपर भी क्या है? x y z, नीचे भी क्या? x y z। तो टोटल तो सेम आना चाहिए ना, रेशियो का टोटल सेम आना चाहिए। सेम करो, 5 और 4 9, 7 और 2 9, सेम है, ऑलरेडी सेम है। अगर सेम नहीं होता तो रेशियो में क्या पड़ा था? बराबर करना हमें आता था, पर ऑलरेडी सेम है तो ठीक है। इट मीन्स दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। इट मीन्स दोनों में
रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स वाई और जेड। एक्स के नीचे क्या था 4, वाई के नीचे क्या था 2, जेड के नीचे क्या था आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो यहाँ पर x प्लस जेड की वैल्यू 7 है, x प्लस जेड की वैल्यू 7 है, तो x अगर 4 आ गया तो z 3 आ गया। y प्लस जेड की वैल्यू 5 है, y प्लस जेड की वैल्यू 5 है। अब 5 में से अगर y 2 आ गया तो भी x कितना आ गया 3, तो x को कहीं से भी निकाल सकते हो। तो रेशियो आ गया। अब रेशियो आते ही आप बता सकते हो कि सबसे कम किसको मिलेगा, सबसे कम y को मिलेगा। सबसे कम किसको मिलेगा, y को मिलेगा, y को मिलेगा। तो प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों के साथ दिया जा सकता है, पर अकेले नहीं दिया जा सकता, बोथ यूज करने पड़ेंगे आपको, दोनों के दोनों आपको यूज करने पड़ेंगे। एक क्लास में एवरेज जो है आपके मार्क्स हैं, जो एवरेज आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 60 हैं। तो स्टूडेंट्स कितने हैं आपको ये बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये बताना है आपको। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 70 हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 70 है और मिनिमम मार्क्स जो है वो 50 हैं। कोई एक लड़का होगा जिसके मैक्सिमम मार्क्स 70, मतलब लड़का लड़की जो भी हैं 70 होंगे, और दूसरा एक बच्चा होगा जिसके जो न्यूनतम होंगे, मिनिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 50 होंगे। क्या करूं इसका, क्या मुझे पता लगेगा कि बच्चे कितने हैं इस चीज़ से? कभी नहीं पता लग पाएगा मेरे को। मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स से एवरेज बच्चों की संख्या का क्या लेना देना है ना, नहीं पता लगेगा। सेकंड क्या, उसके नंबर्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। क्लास के अंदर जो हैं अगर ये दोनों चले जाएं, अगर ये दोनों चले जाएं तो क्या होता है, क्लास के अंदर अगर ये दोनों चले जाएं तो क्लास की जो एवरेज है वो नहीं बिगड़ती। अगर ये दोनों चले जाएं तो क्लास की एवरेज नहीं बिगड़ती हैं, ठीक है। अगर क्लास में अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक को छोड़ देने से औसत में कोई अंतर नहीं आता है। मैक्स को भी हटा दिया और मिनिमम को भी हटा दिया तो भी वो कह रहा है एवरेज सेम रहता है। तो इससे नंबर कैसे पता लगेगा, इससे नंबर तो नहीं पता लगेगा ना। इसका आंसर कैसे आ जाएगा, दोनों कथनों का प्रयोग करके भी नहीं दिया जा सकता। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसका एक कारण है, इसका कारण है, कारण इसका मैं बताता हूँ आपको मैं लोकल लैंग्वेज में बताऊंगा कि सिंपल सा अगर करें तो कैसे पता लगेगा आपने को, ठीक है। क्या है देखो, एक के 70 मार्क्स आए, एक के 50 आए, इनके बीच में बहुत सारे नंबर थे, किसी के 60 आए होंगे, किसी के 45 आए होंगे, ठीक है, किसी के 75 भी आए होंगे। इस तरीके से बहुत से बच्चे होंगे जिनका कुछ भी आ सकता है। अब आप एक बात बताओ, इनको मैं निकाल दूं तो एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इन दोनों बच्चों का एवरेज कितना है, मैक्सिमम जो है और मिनिमम जो है, मैक्सिमम और मिनिमम जो है, मैक्सिमम और मिनिमम के मार्क्स जो हैं इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज 60 है। जो मैक्सिमम और मिनिमम है उनका एवरेज कितना है, मैक्सिमम वाले का 70 है, मिनिमम वाले का 50 है, अपॉन में 2। आप कहोगे 2 कैसे लगा दिया? अरे भाई 2 ऐसे लगा दिया मैंने क्योंकि दो ही तो लोग हैं। आप ये मत सोचना कि बच्चों की संख्या तो पता नहीं, फर्स्ट और लास्ट जो हैं वो तो दो ही लोग हैं ना। 70 और 50 ले रहा हूँ मैं, सारे ले ही नहीं रहा मैं सिर्फ 70 और 50 ले रहा हूँ। 70 और 50 का एवरेज कितना आता है, 60 आता है बच्चे। तो अगर सबका एवरेज भी 60 है और इन दोनों का भी एवरेज 60 है तो इन दोनों को आप हटा भी दोगे तो भी जो पीछे बचेंगे उनका एवरेज 60 ही होगा। अगर क्या होता है ना, अगर आप जिनको हटाते हो उनका एवरेज सेम है तो पीछे वालों के एवरेज में भी फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब ये होता है कि मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ, यहाँ तो चलो वेट है या एज है, आप पैसों पे लेके देखो कि सबका पैसा मैं इकट्ठा कर लूँ और सब में बराबर बराबर बांट दूँ। अब यहाँ पर सबको बराबर बांटा गया तो सबके पास 60-60 रुपये आए, ठीक है। अब दो बच्चे चले गए, उनके पास कितने पैसे थे, उनके पास भी 60-60 रुपए थे। अरे टोटल 120 थे, पर ये मान के चलते हैं कि दोनों के पास टोटल 120 थे, तो मैं अगर 60-60 भी मान लूँ तो वो अपना कितना पैसा लेके गए, 60-60, मतलब वो किसी और से पैसा नहीं लेके गए।
तो जब किसी और से ना पैसा लेके गए ना किसी को दे के गए, तो आप ये सोचिए कि एवरेज पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। जो बच्चे बचे हैं उनके पास भी 60-60 ही है, तो एवरेज पे फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। जब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे आंसर क्या, अरे ये कैसे पता लगा बच्चे कितने हैं, नहीं पता लग पाएगा। चलिए क्या कहता है, फिर से आपके दो वो दे दिया, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है इस बार, 5-6 क्वेश्चन है। हालांकि ये कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, ये कोई टॉपिक नहीं है, डाटा सफिशिएंसी बोलते हैं इसको, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक इसके अंदर ही है, वही टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड और यही सब टॉपिक होंगे इसमें, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 3 नंबर्स थे, देयर आर 3 नंबर्स, ऑल 3 आर क्या हैं, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। पहली बात तो प्राइम है, दूसरी बात डिस्टिंक्ट है, और तीसरी बात क्या है, इनका सम जो है वो भी प्राइम नंबर है। इनका जो सम है वो भी कितना है, प्राइम नंबर है, ठीक है। इनका जो सम है वो भी कितना है, वो भी एक प्राइम नंबर है। तो चलो पहले स्टेटमेंट लेते हैं, पहले स्टेटमेंट लेते हैं कि जो उनका सम है वो 23 से कम है, जो उनका सम है वो 23 से कम है, 23 से कम है। देखते हैं ऐसी कितनी कंडीशन बनती है, अगर एक ही बनी तो आंसर आ जाएगा, अगर एक से ज़्यादा बन गई तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा। तो देखो, तो दिमाग लगाओ कि ऐसे प्राइम नंबर देखो जिनका सम भी प्राइम नंबर आता हो। ऐसे नंबर कोई है आपके ध्यान में, आपके दिमाग में कोई, बताओ। पहले तो मैंने प्राइम नंबर लिख लें, 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17, 19, बस 23 तो है ही नहीं, बिकॉज देयर सम इज लेस देन 23, देयर सम इज लेस देन 23, 19 से कम होना चाहिए, 19 से कम होना चाहिए। अब 19 ऑप्शन में नहीं है, आप कहोगे ला क्यों भाई, इनमें से कोई भी 3 नंबर उठाओ और उन 3 नंबर का सम देखो, क्या 23 से कम है क्या, 19 ऑप्शन में नहीं है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर मैं 19 लेता हूं और मैं सबसे छोटे नंबर भी लेता हूं, सबसे छोटे, सम प्राइम है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन मैं एक बार के लिए सबसे छोटे नंबर भी लेता हूं तो भी जो सम है ना इसका वो 24 बनता है, जो कि 23 से ज़्यादा है। तो 19 में अगर कुछ भी जोड़ोगे तो 23 से ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है। तो दिमाग नहीं चलाना आपको। तो ये 19 तो ऑप्शन में से वैसे ख़त्म हो गया, ठीक है, 19 ऑप्शन में से काट दो, 19 तो वैसे भी नहीं ऑप्शन में। अब पीछे बच गए जो अब जो पीछे बच गए उनको आप ऐड कर करके देखो, इतना तो काम करना पड़ेगा आपको, ये तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे बनता है, ठीक है। तो अब आप फटाफट से ये देखो एग्जाम में 17 कैसे बनता है, 17 बन सकता है क्या किसी भी चीज़ से, 17 बन सकता है क्या, या 17 में कुछ जोड़ूं, क्योंकि इतने ही प्राइम नंबर हैं, 19 को तो लेना ही नहीं है, 19 को तो लेना ही नहीं है। हाँ, अब किसी नंबर को जोड़कर 19 बनता है क्या, बताओ। उनका सम जो है ना वो 23 से कम है, सम जो है वो 23 से कम है। तो सम कितना हो सकता है, वो 23 से कम जो है, पहली चीज़ तो सम 23 से कम है, दूसरी चीज़ जो है वो क्या कह रहा है कि जो उनका सम है वो एक प्राइम नंबर है, यानी कि इन्हीं में से कोई नंबर होगा उनका सम भी, उनका जो टोटल है वो क्या होगा, वो इन्हीं में से कोई नंबर होगा। चलिए, तो अब क्या है, सम उनका क्या हो सकता है, 19 हो सकता है। इनमें से नंबर चूज करो जिनका कोई सम 19 बन सकता है क्या, बताइए। पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इनमें से कोई नंबर हैं जिनका सम जो है वो 19 बन सकता हो, बन सकता है। कौन कौन से हैं, 11 + 5 + 3, 11, 5, 16, 16 और 3, 19, तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है, और उनका सम जो है वो एक प्राइम नंबर आ रहा है। और कोई ऑप्शन है, 17 में कुछ जोड़कर 19 बन सकता है, नहीं। 13 में कुछ जोड़कर 19 बन सकता है, 13 में कुछ जोड़कर 19 बन सकता है क्या, नहीं। 11 में जोड़कर बन सकता है, बना लिया मैंने।
7 में कुछ जोड़कर 19 बन सकता है क्या? 7 में कुछ ऐड करूं तो 19 बन जाए, कहीं 19 के आसपास आ जाए। है क्या, बताओ? देख लेना, दिमाग लगा लेना, नहीं मिलेगा आपको। आपको कोई भी ऐसा प्राइम नंबर और कोई पेयर, मेरा जहाँ तक दिमाग काम किया, मैंने जहाँ तक चेक किया, मैं भी अब यहाँ पर बैठकर मैं सारी रात बैठकर कुछ एक आधा नंबर और निकालूं, बट एग्जाम के अंदर मैं जिस हिसाब से करता, मैं उस हिसाब से आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं क्या करता? मेरे ख्याल से ये एक ही पेयर बनेगा जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, और मेरे ख्याल से कोई पेयर दिमाग में नहीं आ रहा कि कोई और पेयर बन सकता है। बाकी होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ तक मेरा आइडिया है। आगे देख लेते हैं, साथ में कोई नंबर ऐड करके देख लो अगर बन रहा हो तो। 12 12 12 12 और मेरे ख्याल से तो नहीं बन रहा। नाइनटीन के बाद 17 देख लो, बन रहा है क्या किसी चीज़ से? 17 बन सकता है क्या? अगर 13 लूँगा तो मुझे उसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 बना नहीं सकता किसी भी तरीके से। अगर मैं 11 लूँगा तो 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 भी मैं किसी तरीके से नहीं बना सकता। अगर मैं 7 लूँगा तो मुझे 10 जोड़ने पड़ेंगे, 10 बना सकता हूँ क्या मैं किसी तरीके से जोड़ मोड़ करके? नहीं। 7 लूँगा तो मुझे 10 ऐड करने हैं। 10 कैसे बनाऊँ बताओ? 2 नंबर ऐड करके, कोई ऐसे 2 नंबर है जिनको ऐड करके मैं 10 बना सकूँ? मेरे ख्याल से तो है नहीं। 5 लूँगा तो भी नहीं बनेगा, 12 ऐड करना पड़ेगा, 12 मैं बना नहीं सकता किसी भी तरीके से, तो नहीं होगा यार। मेरे ख्याल से और कोई तरीका है नहीं इसका। ठीक है, यही होगा। तो हाँ, पहली स्टेटमेंट से मैं आंसर दे सकता हूँ, मैं अकेली पहली स्टेटमेंट से आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट ये है कि कोई भी 3 नंबर ऐड करो, प्राइम बनने चाहिए, बट उसमें से एक नंबर जो है वो 5 है। एक नंबर जो है वो 5 है। अब 5 में कुछ ऐड कर करके मुझे एक प्राइम नंबर तैयार करना है। ठीक है, 5 में कोई 2 नंबर ऐड करके मुझे एक प्राइम नंबर तैयार करना है। तो एक तो वही 19 हो जाएगा जो ऊपर वाला है। 5 में मैं क्या जोड़ सकता हूँ? 3 और 11 जोड़ सकता हूँ। अब आप ये दिमाग लगाओ, क्या इनके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या मेरे पास जो मैं जोड़कर बना सकूँ? 5 में कोई 2 और ऑप्शन बताओ जिनको जोड़कर मैं एक प्राइम नंबर बना सकूँ। 19 के बाद क्या नंबर आता है? 19 के बाद 23 आता है। 5 को 23 बनाने के लिए 7 और 11 जोड़ दूंगा तो भी हो जाएगा, है ना? 5 7 12, 7 और 11 जोड़ दूंगा तो भी देखो एक प्राइम नंबर आ जाएगा, क्योंकि 5 7 11 तीनों प्राइम नंबर है, उनको जोड़ने से ही प्राइम नंबर आ रहा है। 5 3 11 एक प्राइम नंबर है, उसको जोड़ने से एक प्राइम नंबर आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर सिर्फ आप एक स्टेटमेंट से दे सकते हो, पहले वाली से, दूसरी से नहीं दे सकते। दूसरी अकेली काम नहीं आएगी, क्योंकि 5 को यूज करके तो 3 और 11 भी बन रहा है, 5 को यूज करके तो 7 और 11 भी बन रहा है। अब वो 3 11 आएगी, 7 11 मुझे क्या पता? आंसर नहीं दे पाया मैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा अजीब सा था, ये क्वेश्चन लास्ट में करने वाले होते हैं, ऐसे नहीं करने वाले होते। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि x और y जो है वो एक इंटीजर है। x और y जो है एक इंटीजर है, मतलब x और y नहीं, x प्लस y एक इंटीजर है। x प्लस y क्या है? एक इंटीजर है। अब ये कैसे पता लगेगा? तो पहली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं अपने। अगर स्टेटमेंट नंबर अपने पहले पढ़ें तो वो कह रहा है कि 2x प्लस वाई जो है ना वो एक इंटीजर है। 2x प्लस वाई जो है वो एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। अरे भाई, x की वैल्यू अगर मैं 0.5 ले लूँ, x की वैल्यू अगर मैं 0.5 ले लूँ तो 2 इंटू 0.5 प्लस y की वैल्यू मैं 1 ले लूँ। ठीक है, 1 2 कोई भी ले लो, 4 ले लो।
y की वैल्यू मैंने 4 ले ली, तो क्या बनेगा बताओ इसका आंसर? 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 इंटू 0.5 1 बन गया और 4 आ गया अपना 5। एक इंटीजर बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर x को मैं एक इंटीजर ना भी मानूं, अगर x को मैं एक इंटीजर ना भी मानूं अगर मैं x को एक इंटीजर, तो क्या हो जाएगा? तो भी मेरा जो सम आएगा वो एक इंटीजर आएगा। ठीक है, x को अगर मैं एक इंटीजर ना भी मानूं तो भी जो मेरा आंसर आएगा, जो मेरा सम आएगा, वो एक इंटीजर आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? पहली चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो अब x एक इंटीजर हो भी सकता है और y अगर मान लो 4 हुआ तो x इंटीजर नहीं है भाई। x एक इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। x एक इंटीजर हो भी सकता है और एक इंटीजर नहीं भी हो सकता, बट y को इंटीजर होना पड़ेगा। क्यों? y को ऐड करोगे तो एक पूर्णांक मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। अगर इसमें y ऐड करोगे तो इंटीजर मिलेगा, तो y जब एक इंटीजर होगा तभी तो इंटीजर बनाएगा ना। y जब एक इंटीजर होगा तभी तो सम करने के बाद इंटीजर मिलेगा। तो जब मुझे पता ही नहीं कि x इंटीजर है कि नहीं है, तो मैं ऊपर वाले का आंसर कैसे दे सकता हूं? तो पहली स्टेटमेंट से मैं आंसर नहीं दे सकता। अरे भाई मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो 2-4 क्वेश्चन और रहे मेरे ख्याल। नहीं भाई ज़्यादा पड़े हैं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो आप देखो, वो कह रहा है कि x प्लस वाई जो है ना वो एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि x और y इंटीजर तभी होंगे जब ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा। पहली चीज तो ये, या तो दोनों इंटीजर हों या दोनों चाहे नॉन इंटीजर हों, लेकिन उनका सम जो है वो एक इंटीजर बनना चाहिए। तो या तो दोनों इंटीजर होंगे तब सम इंटीजर बनेगा, या दोनों नॉन इंटीजर होंगे तो सम इंटीजर बनेगा, पूर्णांक बनेगा। और नॉन इंटीजर भी इस तरीके के कि किस तरीके के? 1.5 प्लस 2.5, तो एक इंटीजर निकल कर आता है 4। 2.3 प्लस 4.7, तो एक इंटीजर निकल कर आता है 7। तो इस तरीके के इंटीजर होने चाहिए, या तो दोनों के दोनों इंटीजर अगर ना भी हो ना, तो इस तरीके के इंटीजर ना हो कि उनका क्या हो कि सम ऐड करने पर इंटीजर बने, पूर्णांक बने। पॉइंट हो जाए, या तो दोनों इंटीजर हो तो ऐड करने पर इंटीजर बन जाएगा, अगर नहीं भी इंटीजर हैं तो लेकिन इस तरीके के होने चाहिए कि ऐड करने पे इंटीजर आए, तभी पॉसिबल है कि सामने इंटीजर मिलेगा। अब मैं एक को तो कह रहा हूं 0.2, 0.4 या 2.5, और एक मैं कह रहा हूं 3, 4, 5, 6, 7। यह पूरा जो नंबर है, ये जो एक इंटीजर है, ये जो एक इंटीजर है, ये कभी इस पॉइंट को खत्म कर पाएगा क्या? ये कभी इस पॉइंट को खत्म कर पाएगा क्या? कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। इस पॉइंट को कभी जिंदगी में खत्म नहीं कर पाएगा ये। अगर एक पूर्णांक है तो दूसरे पॉइंट को खत्म नहीं कर सकता, या तो दोनों पूर्णांक हो, फिर तो सॉरी, या तो दोनों में दशमलव हो, दोनों में पॉइंट हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। मैं नहीं कह रहा हमेशा होगा, बट दोनों में अगर पॉइंट है तो एक पॉसिबिलिटी है कि एक इंटीजर बन जाएगा। एक में पॉइंट है, एक में नहीं है, तो कभी भी ये आपका एक इंटीजर नहीं बनेगा, चाहे जोर मार लेना। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लगाई थी, ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया कि 2x प्लस वाई अगर एक इंटीजर है तो x हो भी सकता है इंटीजर हो, और हो सकता है कि एक नॉन इंटीजर हो या एक डेसिमल हो। ठीक है, ये नॉन इंटीजर क्या, मैंने यहाँ डेसिमल लिख देता हूँ। लेकिन y जो है ना वो एक पक्का इंटीजर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इंटीजर आएगा? नहीं कह सकता। क्यों? अगर y इंटीजर हुआ और x भी इंटीजर हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर x डेसिमल हुआ और y इंटीजर हुआ तो किसी हाल में नहीं आएगा। तो जब पहला गलत हो गया तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। पहले से आंसर नहीं आया तो दूसरा भी तो कुछ ऐसा चाहिए, दूसरे से भी आंसर नहीं आएगा। दोनों को मिलाकर आंसर आएगा क्या? क्या दोनों को मिलाकर एक आंसर आ सकता है क्या? दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आ सकता। तो दोनों से ही प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? मैं उसका भी आपको एक रीज़न दे देता हूँ।
एक तरफ वो क्या कह रहा है 2x प्लस वाई और एक तरफ कह रहा है वो 2y प्लस एक्स। अब x की वैल्यू मैं 0.5 भी मान सकता हूँ और x की वैल्यू मैं 1 भी मान सकता हूँ, मतलब एक पूरी पूरी वैल्यू मान सकता हूँ, एक या तो पॉइंट मान सकता हूँ या पॉइंट नहीं भी मान सकता। तो 2 इंटू 0.5 प्लस वाई की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, आंसर आएगा 2। इंटीजर आ गया, वो कह रहा है कि ये एक इंटीजर है, सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे। ये कह रहा था इंटीजर है, हाँ मैंने बना दिया। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 आएगा, तो भी इंटीजर बन जाएगा। तो x को चाहे मैं इंटीजर लूँ चाहे मैं इंटीजर ना लूँ, दोनों ही केसेस में मैं इंटीजर, मेरा जो सम है मेरा वो इंटीजर आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी y की वैल्यू अगर मैं 0.5 ले लूँ और y की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, ठीक है, तो दोनों केसेस में बनेगा ये। यहां पर भी मेरे पास दो ऑप्शन है, x एक इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता, यहाँ y इंटीजर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं हो सकता ना। अब दोनों स्टेटमेंट का यूज करके भी क्यों नहीं आंसर निकल सकता? इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि 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 अगर यहां से x को मैंने 1 उठा लिया और y को मैंने 0.5 उठा लिया, तो 1 को 0.5 ऐड करोगे तो 1.5 बनेगा। क्या इंटीजर बनेगा? कभी नहीं बनेगा। लेकिन ये कह रहा है कि x प्लस वाई एक इंटीजर बनना चाहिए, नहीं बन रहा भाई। बन भी सकता है, नहीं बन सकता, तो कोई आंसर है नहीं इसका। तो दोनों का यूज करके भी आप आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। ये आसान आसान से सवाल हैं, या पहले ना हमें आसान, चलो एक अपने फ्लो नहीं तोड़ते, फ्लो बना रहने देते हैं। क्या है, एक व्यक्ति 50 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदता है, P, Q और R। अ पर्सन बाय 3 आर्टिकल P, Q और R कितने रुपए में खरीदता है? 50 रुपए। मतलब P की कीमत, Q की कीमत और R की कीमत कितनी है? 50 रुपए है। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल Q इज 16 रुपीज। P प्लस 16 प्लस R बराबर 50। तो P और R की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? सॉरी, P और R की जो वैल्यू आ गई वो 34 रुपये आ गई, क्योंकि Q के 16 रुपये तो मैंने घटा ही दिए वहाँ से, तो P और R की जो कीमत आ गई वो 34 रुपये आ गई। चलिए ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और थी इसमें मेरे ख्याल से, विच इज़ द लीस्ट, मतलब बाकियों की जो कीमत है, P और R की जो कीमत है वो 16 रुपये से कम नहीं जाएगी, क्योंकि सभी की कीमत 16 रुपये है। देखिए, अ पर्सन बाय 3 आर्टिकल, कितने कितने में? P Q R 50 रुपये में। द प्राइस ऑफ आर्टिकल Q इज 16 रुपीज, विच इज द लीस्ट, जो सबसे कम है। P और R की वैल्यू आ गई 34। अब आप में से बहुत से लोग दिमाग लगा के बैठे हैं कि जी 17 हो तो गया, आंसर आ गया ना, और कोई तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं बनती। अगर मैं 17 से 1 रुपया भी बढ़ा दिया तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा? 16 होना पड़ेगा, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है लीस्ट, ठीक है। प्राइस, जो Q का प्राइस है वो सबसे कम है, Q का प्राइस सबसे कम है, तो बाकियों का प्राइस 16 से तो ऊपर है, 16 से ऊपर। उसने ये भी नहीं कहा बराबर है, उन्हें लीस्ट है, तो यानी कि 16 से ऊपर जाएगा। तो और तो कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं बचे, सिर्फ यही तो ऑप्शन पॉसिबल बचा। तो यहां पर तो स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। मूर्खों, उसने ये कहां बोला है कि इंटीजर है या पूर्णांक है? ये भी तो हो सकता है, ये भी तो बन सकता है, ये भी तो बन सकता है, कुछ भी कीमत बन सकती है, समझ गए? तो 34 बन जाएगा आपका। 34 बनने का एक ही तरीका है, 17 प्लस 17, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि इंटीजर ही लेना है, डेसिमल भी तो ले सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट काम आएगी। अब आप कहोगे सर आपने तो पढ़ रखा है पेपर पहले, नहीं, आसान है। वो कह रहा है P की कॉस्ट R से ज्यादा नहीं है, R की कॉस्ट P से ज्यादा नहीं है। अब यार वो मेरे से बड़ा नहीं है, मैं उससे बड़ा नहीं हूं, ये कैसे पॉसिबल है? तो दोनों बराबर हैं। क्या P कह रहा है R से बड़ा नहीं है, R कह रहा है P से बड़ा नहीं है, तो दोनों बराबर है ना। तो दोनों को यूज करके आंसर दे सकते हो, अकेले का यूज करके आंसर नहीं दे सकते। दोनों को यूज करोगे तब जाके पता लगेगा कि हाँ जी बराबर है। अकेले स्टेटमेंट एक से तो पता नहीं लग रहा। वो कह रहा है कि P का पैसा ज्यादा नहीं है। अब P का पैसा ज्यादा नहीं है मतलब P का पैसा कम है,
वो तो कितना भी हो सकता है ना, तो कितना भी हो सकता है, 16.5 हो सकता है, 16.2 हो सकता है, 16.4 हो सकता है, कितना भी हो सकता है यार, क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। अकेली स्टेटमेंट से आंसर नहीं निकलेगा, दोनों स्टेटमेंट चाहिएगी आपको, तब जाकर आंसर निकलेगा, तब जाकर आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट यूज़ करोगे तो वो कहेगा, पहली कह रही है कि वो ज़्यादा नहीं है, दूसरी कह रही है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब दोनों बराबर हैं, तो दोनों से पता लग रहा है कि वो बराबर हैं, और पता लगाने का तरीका नहीं है, बराबर हैं तो फिर पता है 17 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या P ने Q से ज़्यादा नंबर लिए हैं? P ने Q से ज़्यादा नंबर लिए, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। अब आप देखो, पहली स्टेटमेंट कहती है कि P और Q के जो नंबर है ना वो बराबर है R और S के। P और Q के जो नंबर का सम है वो R और S के सम के बराबर है। इससे क्या पता लग रहा है कि P के नंबर ज़्यादा है कम है? P के नंबर कम है कि ज़्यादा पता लग रहा है क्या? नहीं पता लग रहा। सेकंड स्टेटमेंट से पता लग रहा है क्या, देखते हैं चलो। P और S के जो नंबर हैं वो बराबर हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो बड़े हैं, P और S के जो नंबर हैं वो बड़े हैं Q और R से, ठीक है। वो बड़े हैं किससे? Q और R से बड़े हैं वो, समझ रहे मेरी बात को। P और S के जो नंबर हैं वो बड़े हैं किससे? वो किससे बड़े हैं? वो Q और R से बड़े हैं। क्या इससे पता लग रहा है कि P बड़ा है Q से? इससे भी नहीं पता लग रहा। अब हो सकता है ऐसे बड़ा हो। P और S के नंबर कितने भी हो सकते हैं, वैल्यू रख के देख लो। P के नंबर 1 हो सकता है, S का नंबर 5 हो सकते हैं, Q के नंबर 2 हो सकते हैं, R के नंबर 3 हो सकते हैं। हो गया बड़ा, ये लो 6 बड़ा हो गया 5 से। हुआ कि नहीं? हो गया ना, 6 बड़ा हो गया ना 5 से। तो कैसे पता लगा बताओ? P तो छोटा आ गया। अच्छा जी कोई बात नहीं, ये 4 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, ये 3 ले लेता हूँ। हेलो, यहाँ पर P और Q में क्या रिलेशन है? P छोटा है। यहाँ पर क्या रिलेशन है? P बड़ा है। तो क्या दूसरी स्टेटमेंट से आंसर दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता। दूसरी स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं दिया जा सकता। तो ना पहली से आंसर दिया जा सकता, ना दूसरी से आंसर दिया जा सकता। दोनों को मिला लेते हैं अपने, ठीक है। दोनों को अपने क्या कर लेते हैं? दोनों को मिला लेते हैं। क्या दोनों को मिलाकर आंसर दिया जा सकता है क्या? आप स्टेटमेंट 1 को और 2 को एक साथ पढ़ो। जब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हो तो पहली मत पढ़ा करो, पहली अलग हो जाए दूसरी अलग हो जाए और आंसर ना बने तब दोनों को मिलाया करो। अब मिला लो, ठीक है। अब अगर मिला लें अपने, तो अब बताओ कि इससे क्या रिलेशन बनेगा? इससे कोई रिलेशन बनता दिख रहा है क्या आपको? क्या कोई रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है क्या? स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 को जब आप मिलाएंगे तो आपको कोई भी रिलेशन मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ये है कि दोनों कथनों का प्रयोग करके भी आंसर आप नहीं दे सकते, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट का प्रयोग करके भी आप आंसर नहीं दे सकते। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करवा के देख लीजिए चाहे, है ना। इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो। जैसे कि P की वैल्यू रख दो 5 और S की वैल्यू रख दो 4, ये 3 रख दो, ये 2 रख दो, ठीक है। समझ में आई बात इतनी आपके? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्या? तो अब ये जो है ना, ये इसमें पुट करो 5 और 4, P और S की वैल्यू 5 और 4 आ गई, Q और R की वैल्यू 2 और 3 आ गई। क्या बड़ा है क्या? वो बड़ा है। तो दोनों स्टेटमेंट में सेटिस्फाई हो रहा है क्या? दोनों स्टेटमेंट में सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ, दोनों स्टेटमेंट में सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा अपने को। इसका क्या देखना पड़ेगा आपको? इसका आपको दूसरा पहलू भी चेक करना पड़ेगा
ठीक है, इसका आपको दूसरा पहलू भी चेक करना पड़ेगा कि P को Q से कम करके देखो अगर कहीं बात बन रही है तो। ठीक है, नहीं ये नहीं बन रही। हाँ ठीक है, P को आपने Q से कम करके देख लिया। इस कंडीशन में क्या है, P Q से कम है ना। अब इसमें रख के देखो, इसमें रख के देखो, P को आप 3.5 रखो और S को आप 4.5 रखो और इसको आप 4 और 3 रखो, तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप जब पहली कंडीशन में P को Q से ज़्यादा रखते हो तब भी सेकंड में सेटिस्फाई होता है, और P को Q से कम रखते हो तब भी सेकंड में सेटिस्फाई होता है। दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप दोनों से आंसर नहीं दे सकते। आप ये बात ध्यान रखिए, वैल्यू पुटिंग करके ही देखा करो, आपको कोई ज्ञानी नहीं बनना होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, P और Q में से प्रत्येक की आयु 100 वर्ष से कम है। P ले लो चाहे Q ले लो, दोनों की दोनों जो एज है वो 100 से कम है। ठीक है, बट मोर देन 10 ईयर, लेकिन 10 से ज़्यादा है। कोई बात नहीं जी, 100 से कम है, 10 से ज़्यादा है। अरे यार इसको ऐसे लिख देते हैं ना अपने, वैसे तो मैथ में ऐसा लिखना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, 10 से 100 के बीच में है। ठीक है, सीधा सा फंडा। चलिए जी, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ एज ऑफ P, द नंबर रिप्रेजेंट द एज ऑफ Q। मतलब P की एज ऐसी है कि उसके नंबर को आप सेट वो कर दोगे तो Q आ जाएगा। जैसे कि इसको 17 है, P की अगर 17 है तो Q की 71 हो जाएगी। P की अगर 16 है तो इसकी 61 हो जाएगी। मतलब इंटरचेंज कर दो, अगर आप डिजिट को इंटरचेंज कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि P की अगर एज वो है, क्या कहते हैं, P की एज Q से ज़्यादा है, P की एज Q से ज़्यादा है। चलो पहली कंडीशन पे अपने काम करते हैं, P की एज Q से ज़्यादा है। P की एज अगर Q से ज़्यादा है तो ये भी तो हो सकता है, P की एज Q से ज़्यादा है तो ये भी तो हो सकता है, P की एज Q से ज़्यादा है तो ये भी तो हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक थोड़ी है। कैसे पता लगाऊं, कैसे पता लगाऊं बताओ, नहीं पता लगेगा ना, नहीं पता लग पाएगा कि उनकी एज का डिफरेंस कितना है। क्या डिफरेंस पता लगेगा, इसका डिफरेंस अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़िए, उनके जो एज का सम है, द सम ऑफ देयर एज इज 11/6 टाइम ऑफ देयर डिफरेंस। उनकी एज का जो सम है वो 11/6 है उनके डिफरेंस का। तो अब एज कुछ माननी पड़ेगी आपको, जैसे कि मैं एक्स वाई मान लेता हूँ। P की एज और Q की एज क्या हो जाएगी, फिर डिजिट आगे पीछे हो जाएंगे ना, डिजिट आगे पीछे हो जाएंगे। अगर P की एज एक्स वाई है तो Q की एज वाई एक्स हो जाएगी। अब कोई भी नंबर बनता कैसे है, मैंने आपको बताया था, कोई भी नंबर कैसे बनता है, 10x + y 10y + x ऐसे बनता है। कोई भी नंबर कैसे बनता है आपको बताया था ना, मैंने आपको इस तरीके से बताया था। इसको मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। चलिए, तब इनका सम जो है, इनका योग करो, क्या लिख दिया मैंने, ये 10y + x, तो ये क्या आ गया 10y + x। इनको जोड़ दिया और एक बार इनको मैंने घटा दिया, मतलब इन दोनों को एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था जो डिफरेंस है ना वो सम का सम जो है वो 11/6 है डिफरेंस का। ये जो सम है ना ये इस डिफरेंस का 11/6 है, जो सम इधर वाला है वो इसका 11/6 है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको अपने। 10x और 1x 11x + 11y इंटू में 6 कहाँ से, ये वाला 6। ठीक है, बराबर 9x - 9y इंटू में 11। ठीक है,
इधर क्या होगा, x प्लस वाई रह जाएगा और 11 बाहर आ जाएगा, ये 11 बाहर आ गया, और इधर क्या हो जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा। 11 से 11 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और क्या हुआ, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये भी कट गया। तो ये आ गया मेरा 2x प्लस 2y बराबर 3x माइनस 3y। ठीक है, आगे पीछे लेके जाओ इनको, तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 5y, और रेशियो कितना आ गया, 5:1। रेशियो कितना आ गया, 5:1। अब बताओ मुझे कितनी ऐसी डिजिट है जो 5:1 में होएगी, कितनी ऐसी डिजिट है, 2 ही डिजिट ऐसी हैं जो 5:1 में होंगी, सिर्फ 2 ही डिजिट ऐसी है जो 5:1 में होगी, और कोई डिजिट ऐसी है ही नहीं। क्योंकि जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो 5 आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो 10 आता है सीधा, जबकि 10 एक डिजिट नहीं है, 10 एक नंबर है। तो इनकी एज आप पता लग गई, 51 और 15 साल। ठीक है, चाहे 15 और 51 हो, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना, डिफरेंस तो 36 ही निकल के आएगा, डिफरेंस 36 निकल के आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट से आप आंसर दे सकते हो, पहली स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। मेरे को ये जरूरत नहीं है कि P बड़ा है, उसने मेरे से डिफरेंस पूछा है, उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि एग्जैक्ट बताओ एज कितनी है, तो मेरे को पहली स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा कि दूसरी स्टेटमेंट से तो दी जा सकती है, बट पहली स्टेटमेंट से नहीं दी जा सकती। अकेला पहली स्टेटमेंट को यूज करके मैं आंसर नहीं दे सकता। लेकिन अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, क्या कि अगर यहाँ पर मान लो रेशियो आ जाता 2:3, तो एक नंबर तो बन जाता 2 3, एक बन जाता 4 6, एक बन जाता 6 9। मतलब ये रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई करवाते तो ये आता, 2 से मल्टीप्लाई करवाते ये आता, 3 से मल्टीप्लाई करवाते ये आता। तो 2 3 4 6 6 9, फिर 23 को पलट के 32 बना देते, 46 को पलट के 64 बना देते, 69 को पलट के 96 बना देते, कुछ भी कर सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। रेशियो 2:3 आया ही नहीं, रेशियो कुछ और ऐसा आ गया जहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है और कोई नंबर, यही नंबर एक पॉसिबल है, वो मैंने बना दिया। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। ये भी रीजनिंग का है। कर देते हैं, वैसे है तो ये रीजनिंग का, बट इसको कर देते हैं, मैथ्स में ही कर देते हैं। ठीक है, a प्लस बी का जो मतलब है वो क्या निकलता है, प्लस का मतलब है आपका माइनस, माइनस का जो मतलब है वो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है प्लस। अब आपको ये बताना है कि 10 प्लस 30 माइनस 100 इंटू 50 डिवाइड बाई 25 का आंसर क्या आएगा। फटाफट से इंटरचेंज कर दीजिए, प्लस की जगह क्या लिखना है, माइनस लिखना है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, इंटू की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस। तो ये मेरा क्या निकल कर आएगा, 10 माइनस 30 इंटू 100 डिवाइड बाई 50 प्लस 25। नाउ अप्लाई द रूल ऑफ बोर्ड मास। बोर्ड मास का रूल लगाइए, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के ऐड कर दिया, नहीं, बोर्ड मास 10 माइनस क्या आ जाएगा, 30 इंटू 100 डिवाइड बाई 50। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, डिवाइड सॉल्व होता है, या इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, ऐसे लिख दीजिए 100 में 50 का डिवाइड किया, इसका आंसर कितना आएगा 2। तो 10 माइनस 30 इंटू 2 प्लस 25। क्यों, सबसे पहले डिवाइड होना था, डिवाइड हो गया। उसके बाद में अगला क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो 10 माइनस 60 प्लस 25। आपने सबसे पहले क्या किया, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया 60 आ गया। अब ये आ गया प्लस का 10 और प्लस का 25, तो प्लस का 35 माइनस का 60 है, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 25। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये बाद में देखते हैं अपने। हाँ, ये रीजनिंग का है, ये रीजनिंग का है, हो गया ख़त्म। ये सीरीज़ है, पहले सीरीज़ करवाता हूँ, फिर वो वाला क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, 3 14 39 84 पता नहीं और 258। इसके अंदर देखो एग्ज़ाम में ये एक जुआ है,
एग्ज़ाम में जिसके दिमाग में आ गया वो कामयाब है, नहीं दिमाग में आया कुछ नहीं कर सकते आप। ये बनेगा 1 की स्क्वायर प्लस 2 से 14 के आसपास देखो क्या है, 3 की स्क्वायर प्लस 5 से, या क्यूब करें, क्यूब कर लेते हैं ना, क्यूब करके देखें, क्यूब करके देखते हैं। ये सारे ना नंबर क्यूब के आसपास दिख रहे हैं, देखो ये जुआ है। स्क्वायर के आसपास दिख रहे थे पहले मुझे, बट देखो जैसे कि ये 4 की स्क्वायर के आसपास था, ये 6 के, ये 9 के, ये 16 के, बट ना कुछ बन नहीं रहा बात। क्यूब के देखते हैं, 2 की क्यूब नहीं, सॉरी 1 की क्यूब प्लस 2, 2 की क्यूब प्लस 6, 3 की क्यूब प्लस 3 12, 4 की क्यूब प्लस 20, हाँ ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो 1 की क्यूब प्लस 2 मतलब 1 की क्यूब प्लस 2 मतलब होता है 1 के आगे वाला नंबर आपने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, मतलब एक नंबर की क्यूब करी और फिर उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। जैसे 1 की क्यूब करी और फिर मैंने 1 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने 2 की क्यूब करी, फिर मैंने 2 को उससे आगे, 2 के आगे क्या आता है, 3 आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने 3 की क्यूब करी, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के आगे क्या आता है, 4 आता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने 4 की क्यूब करी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसको 5 से। उसी तरीके से आगे फिर 5 की क्यूब करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 6 से, तो 5 की क्यूब 125, 6 5 30, 155 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत से बच्चे नहीं कर पाए होंगे, 100% लिख के दे सकता हूँ मैं, ये बहुत से बच्चे नहीं कर पाए होंगे फॉर श्योर। सारे करने भी नहीं होते वैसे। किसी कोड में अक्षर PQRST इन सम कोड लेटर PQRST को मैं क्या लिखता हूँ, 4 5 10 12 और 15 लिखता हूँ, बट इट इज नोन विच लेटर रिप्रेजेंट विच नंबर। ये नहीं पता कि मतलब कि P का मतलब 4 है, ये नहीं पता पहले P आया पहले 4 आया, नहीं ऐसा नहीं है, वो आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप। तो अब P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो किसी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अपने बता नहीं सकते। पर चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, अपने कंडीशन देखते हैं क्या कहते हैं। Q माइनस एस इज इक्वल टू 2s है, Q माइनस एस इज इक्वल टू 2s, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3s हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, s माइनस वाला उधर चला गया, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो अपना आ जाएगा 3:1। अब देखो ऐसे, अब आप Q और S के बारे में पता लगा सकते हो कि ऐसे कितने नंबर है जो 3:1 में है। एक तो देखो 4 और 12 है, एक 5 और 15 है, दो नंबर ऐसे हैं जो इसी फॉर्म में हैं। तो Q और S की वैल्यू मुझे आइडिया है क्या कि या तो 12 और 4 होगी या 15 और 5 होगी। क्यों, यहां से रेशियो निकल गया था मेरा, Q और S का मेरा रेशियो निकल गया था। रेशियो तो मेरा निकल गया था ना, तो मैं 4 तिया 12, 5 तिया 15, इस तरीके से मैं, और कोई है ही नहीं, और कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो 3 के मल्टीपल में हो, नॉट 3 का मल्टीपल, 3 का गुना करके आया हो। और कोई नंबर है यहाँ पे, कोई नंबर नहीं है, इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। अब कौन सा होगा ये नहीं पता, इसके लिए एक और कंडीशन है, कौन सी, T इज इक्वल टू R प्लस एस प्लस 3, T इज इक्वल टू R प्लस एस प्लस 3 आ गया है ना, प्लस क्या आ गया आपका 3 आ गया। अब यहां पर देखो दो कंडीशन बनती है। पहली नंबर कंडीशन के s की वैल्यू को मैं क्या मानूं, s की वैल्यू को मैं 4 मानूं, और दूसरी कंडीशन बनती है कि मैं s की वैल्यू को 5 मानूं। पहली कंडीशन s की वैल्यू को 4 मानूं, दूसरी कंडीशन s की वैल्यू को 5 मानूं। s की वैल्यू को मैं 4 मानूं, अगर s की वैल्यू अगर मैं 4 मान लूं तो ये आएगा मेरा, और
अगर एस की वैल्यू को मैं 5 मान लूं तो मेरा क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा। लेकिन अब यहां पर आप दिमाग लगाना, ठीक है, क्या दिमाग लगाना कि अगर एस की वैल्यू को मैंने 4 ले लिया तो अब मैं 12 को यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने एस की वैल्यू को 4 ले लिया तो मैं 12 को यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि 12 क्यू की वैल्यू बन जाएगी। अगर एस की वैल्यू 4 है तो 12 क्यू की वैल्यू, और क्यू यहां कहीं है नहीं, मैं क्यू को नहीं मान सकता 12। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसी तरीके से यहां पर मैंने अगर 5 ले लिया एस की जगह पे तो मैं 15 को यूज नहीं कर सकता, ये बात कंपलसरी है। 15 को यूज नहीं कर सकता। आर टी और आर की वैल्यू मानने के लिए मैं 15 को यूज नहीं कर सकता कहीं पे भी। तो मेरे पास ऑप्शन, अवेलेबल ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास, व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शन? 4 5, आपके ऑप्शन क्या क्या थे? 4 5 10 12 और 15। अब 12 और 4 तो यूज ही कर लिया, 4 और 12 तो खत्म हो गए, 4 और 12 तो खत्म हो गए, तो मेरे पास बचा क्या? 5 10 और 15। और यहां पर मेरे पास 5 और ये 5 और 15 खत्म हो गए, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचे? 5 और 15 खत्म हो गए, तो ऑप्शन क्या बचे? 4 10 और 12। 4 10 और 12। अब आप देख लो क्या करना है। अब आप देख लो टी और आर को कैसे ना कैसे पुट करवा के मेरा 7 आ सकता है क्या? इन 3 नंबरों का खेल बिठाकर कहीं 7 बन सकता है क्या? 15 में से 5 घटा के, 10 में से 5 घटा के कुछ नहीं बन सकता। ये गलत हो गया, ये सही है मेरा। क्यों? आपको यहां पर 8 चाहिए था। अरे भाई समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं ना, रुको मैं इसको ये लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि t माइनस आर इज इक्वल टू 7। आर इधर प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, तो t माइनस आर इज इक्वल टू 7। तो t माइनस आर इज इक्वल टू 7 बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। बट यहां पर t माइनस आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 आएगा। कैसे आएगा? 12 और 4 से आएगा। किससे आएगा? 12 और 4 से। तो t की वैल्यू 12 हो गई, r की वैल्यू 4 हो गई, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा। तो ये कंडीशन सही है। और अगर ये कंडीशन सही है तो s की वैल्यू यहाँ पर मैंने 5 रखी थी, s की वैल्यू मैंने यहाँ पर 5 रखी थी, तो q की वैल्यू और अपने आप 15 हो जाएगी, और जो बच गया 10 ये p की वैल्यू हो जाएगी। इसने आपसे पूछा है p प्लस आर माइनस टी की वैल्यू पूछी है, तो p प्लस आर माइनस टी ये पूछा था आपसे। आंसर बता सकते हो आप, कितना आएगा? 10 4 14, ये 2 आंसर आ जाएगा। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन रह गया आपका बड़ा सारा, वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है? क्योंकि क्लास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है ये, ठीक है? कम से कम ये मेरे ख्याल से 1.5 घंटे से ऊपर गई क्लास। इतनी बड़ी क्लास का कोई मतलब नहीं है। वो एक क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में, जो रीजनिंग वाली वीडियो आएगी उसमें एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है? चलिए रीजनिंग वाली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। और कोई चीज़ ना समझ में आए, मैंने मेरा फ़ोन नंबर दिया है, मेरे को फ़ोन कीजिए, पूछिए, मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया तो ज़रूर करूँगा मैं, ठीक है? चलिए ओके, थैंक यू सो मच। और आई डोंट नो आपको वीडियो कब मिलेगी, बट अभी रात के 11 बज रहे हैं। सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।